So let's begin with chapter 8, complex power, or इसका lecture 1. In AC circuit, complex power is given by S equal to VRMS into IRMS का complex, मतलब conjugate सॉरी. तो VRMS और IRMS का conjugate, मतलब VRMS का तो VRMS रहेगा लेकिन IRMS का conjugate, तो ये वाला वैल्यू हमको लेना होगा. ठीक है, तो VRMS का वैल्यू क्या हो जाएगा, Vm/√2 इंटू एंगल ऑफ V, क्योंकि V जो है Vm जो है वो पीक होगा वैल्यू, और पीक का √2 करने से ये वैल्यू आ जाएगी. ओके, VRMS वैल्यू. और एंगल क्या लेंगे, तो एंगल ऑफ V ले लेंगे. IRMS क्या होगा, Im/√2 एंगल ऑफ I, ये ले लेंगे. अब IRMS का जो कंजुगेट बोले थे वो क्या है, तो IRMS/√2 इंटू एंगल ऑफ -I, बस यही डिफरेंस है. IRMS का कंजुगेट लेने का यही मतलब है. ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, VRMS इंटू RMS का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, और एंगल जो है VM और IM दोनों मल्टीप्लाई हो गई ऑब्वियसली, और IB जो है माइनस में है, और थीटा B जो है पॉजिटिव है, मतलब ठीक है. तो थीटा B माइनस थीटा I, एंगल ऑफ थीटा B माइनस थीटा I, ये S का एंगल बन जाएगा. या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि VM इंटू IM डिवाइड बाई 2 एंगल ऑफ थीटा नहीं, फाई लिखना चाहिए, आई थिंक फाई है, फाई. ओके, तो फाई है वो. और S इक्वल टू VM IM डिवाइड बाई 2 इंटू e⁻⁻j⁵, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसके पहले जो VM IM/2 इंटू मतलब जो एंगल ऑफ फाई था, ये था आपका पोलर फॉर्म में, तो पोलर एक्सपोनेंशियल हो गया. अब एक्सपोनेंशियल को अगर ब्रेक करें तो हो जाएगा VM IM/2 इंटू cos फाई प्लस j sin फाई. तो ओवरऑल S का वैल्यू क्या हो जाएगा, IM VM/2 cos फाई प्लस j VM IM/2 sin फाई. तो ये दो पार्ट में रियल और इमेजिनरी में बदल गया. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, S इक्वल टू P प्लस J फाई, ऐसा लिखेंगे हम लोग. अब P और सॉरी ये हो जाएगा S इक्वल टू P प्लस जे क्यू हो जाएगा. ओके, तो S का वैल्यू क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स पावर. S का मतलब है अपेरेंट पावर या फिर टोटल पावर. इसका वोल्टेज इंटू एम्पियर के फॉर्म में इसका ये आता है, मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू आता है. और P क्या हो जाएगा, तो इसमें से P है जो रेसिस्टेंस, जो रियल पार्ट निकला है वो हो जाएगा एक्टिव पावर, रियल पावर या फिर ट्रू पावर, जिसका की वैल्यू VM IM/2 इंटू कॉस फाई, ये इसका वाट में वैल्यू आएगा, मतलब यूनिट आएगा वाट में. और P इक्वल टू VRMS IRMS कॉस फाई, ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे. अब Q का देखते हैं, तो Q क्या है, ये रिएक्टिव पावर है, और रिएक्टिव पावर का वैल्यू क्या है, VM IM/2 साइन फाई, या फिर VRMS IRMS साइन फाई. तो इसका यूनिट जो लिखते हैं वोल्टेज एम्पियर रिएक्टेंस, तो इसमें लिखते हैं, यानी कि VAR के फॉर्म में इसका ये लिखा जाता है. तो ओवरऑल S का जो यूनिट है, और P का यूनिट और Q का यूनिट सब मिला के क्या लिखेंगे, VA इक्वल टू वाट प्लस J VAR. ठीक है, ऐसा लिखेंगे. अब VAR और वाट का अगर एक ड्रॉ करें तो Q हो जाएगा VAR वाली लाइन में, तो वो 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि वो J के बाद लिखा जाता है, तो J 90 डिग्री खुद में ही होता है. और जो P है आपका वो 0 डिग्री, उसमें एंगल नहीं है, वो रियल पार्ट है, तो इसलिए उसको 0 डिग्री रेफरेंस मान के ड्रॉ किया. तो S क्या हो जाएगा, वो दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, √S इक्वल टू √P² प्लस Q², और S का मॉड लेंगे ऑब्वियसली. और यहाँ पे S जो है लीडिंग होगा, तो इसको बोलते हैं पावर ट्रायंगल, ये तीनों को कंपोनेंट को मिला के, SP/Q को मिला के. ओके, तो S इक्वल टू क्या लिखेंगे, √P² प्लस Q². ओके, इसको लिखेंगे VA के फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स पावर होगा. कॉस फाई क्या हो जाएगा, तो ये पावर फैक्टर है. पावर फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर फाई के हिसाब से देखें तो कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P/S. ओके, कॉस फाई नीचे वाली वैल्यू है, जो हाइपोटेन्यूस वाली वैल्यू होती है वो होती है. तो कॉस फाई का वैल्यू P/S हो गया. ठीक है, PF इक्वल टू P/S, पावर फैक्टर इक्वल टू P/S. उस तरह साइन फाई का वैल्यू देखें तो Q/S हो जाएगा. ठीक है, ये रिएक्टिव पावर हो गया, और उसका एंगल हो गया. ऑब्वियसली मैंने जो Q और P में दिया है ना, वो सिर्फ P और Q के लिए रिएक्टिव पावर या रियल पावर लिखा हुआ है. तो P के लिए क्या लिखेंगे, P इक्वल टू हो जाएगा S कॉस फाई. उसी तरह से Q इक्वल टू हो जाएगा S साइन फाई. ओके, तो ये VAR में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज एम्पियर रिएक्टेंस है, रिएक्टिव है जो भी है, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टेंस है शायद, हाँ रिएक्टेंस की वजह से आता है, इसलिए इसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं.
तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्स अगर कोई एक रिएक्टेंस है और आई टी उसमें पार कर रहा है, बी टी वोल्टेज जो कि ए सी होगा ऑब्वियसली, तो बी टी का वैल्यू अगर 10 साइन 314 टी वोल्ट है, जिसमें कि एफ नॉट का वैल्यू 50 हो जाएगा क्योंकि 2 पाई एफ नॉट होगा, और ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई 2 पाई ओमेगा नॉट, तो सॉरी ओमेगा नॉट का वैल्यू तो ऑब्वियसली 314 हो जाएगा क्योंकि टी के बगल में जो रहता है वो ओमेगा नॉट रहता है, लेकिन एफ नॉट का वैल्यू 50 हर्ट्ज हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू पाई इंटू ओमेगा होता है, उसका वैल्यू 314 है, तो एफ नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 50 हर्ट्ज हो जाएगा क्योंकि ओमेगा नॉट का वैल्यू 2 पाई एफ नॉट होता है। ओके, और आई टी का वैल्यू क्या होगा 2 साइन 314 टी प्लस एंगल ऑफ 60 डिग्री एम्पियर। तो फाइंड एक्स को निकालने के लिए लिखा है। ओके, तो पी का वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे कि पी इक्वल टू अगर निकालना चाहें तो बी आर एम एस आई एम एस कॉस फाई होगा, फाई का वैल्यू 60 डिग्री है, तो एक्चुअली -60 है क्योंकि वो एंगल आई का दिया हुआ है, ठीक है, और आई जो है ये लीड कर रहा है, ठीक है, तो आई का एंगल अगर लीड कर रहा है तो जो फाई हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं क्यू भी माइनस क्यू आई, तो क्यू भी का एंगल 0 डिग्री और फाई आई का वैल्यू 60 डिग्री, तो 0 माइनस 60 डिग्री, लेकिन कॉस में चूँकि एंगल 0 एंगल माइनस होने का मतलब नहीं होता, वो पॉजिटिव कर देता उसको, इसीलिए कॉस -60 लिखिए या कॉस 60 लिखिए, बात बराबर है पी के टर्म में, मतलब रियल वाला जो रियल पावर या फिर एक्टिव पावर के लिए इसका कोई मायने नहीं रहता है। तो ये हो जाएगा 10 जो कि पीक वैल्यू है डिवाइड बाई √2 RMS हो गया, उसी तरह से 2 डिवाइड बाई √2 ये पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2 करने से RMS हो गया, और कॉस वैल्यू का कॉस फाई के लिए कॉस इंटू -60 फिर वही कॉस 60 हो गया जिसका वैल्यू 1/2 होता है, और इस तरफ का वैल्यू हो गया 10, तो 10/2 यानी 5 वाट हो गया। उस तरह क्यू का वैल्यू वी आर एम एस आई एम एस और साइन फाई का वैल्यू यहाँ पे -60 डालेंगे, तो साइन -60 का वैल्यू माइनस साइन 60 होता है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और माइनस एक साइन आ जाएगा, यानी कि माइनस क्यू का वैल्यू -5 √3 हो जाएगा, यही नीचे एक्सप्लेन किया मैंने। और तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा √p² प्लस q², तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि 5√3 था तो √3 का स्क्वायर 3 और 5 का स्क्वायर 5, तो ओवरऑल ये ऐसे भी कर सकते थे 25 प्लस 25 गुना 3 25 या 75 प्लस 25 तो 100 हो जाता, 100 का √10 हो जाता, तो ये ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज 5 को कॉमन लेते तो 1 प्लस 3 हो जाता, 1 प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 25 गुना 4 100 वैसे भी हो जाता, तो वहाँ से आता 10 बाहर आया। ओके, तो वोल्टेज एम्पियर करके 10 आ गया, और लेकिन अगर देखें एफ का वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं एस इक्वल टू 5 प्लस जे 5√3, तो ये गलत होता क्योंकि जे जो हम लोग का आया वो माइनस में आता है, क्योंकि वो साइन जो है माइनस एंगल दे देता है, मतलब साइन में माइनस देंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, और वो वाला वैल्यू जो है हमको बाहर में दिख जाएगा, तो इसलिए जो सही वैल्यू है वो एस इक्वल टू 5 माइनस जे √3 है। अब एंगल की अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये ऐसे हो जाएगा कि भी 0 डिग्री लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और आई टी 60 डिग्री लीड करेगा, तो इसको बोलेंगे लीडिंग पावर फैक्टर का वैल्यू cos 60 डिग्री 0.5 जो कि है लीडिंग में, तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस जे 5√3, और एंगल ऑफ एस देखें तो वो हो जाएगा 5√3 5/√3 सॉरी 5√3 हो जाएगा, -5√3 ऊपर हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 5 10 इनवर्स के अंदर, तो 5 तो कैंसिल हो गया लेकिन -√3 बचा, तो एंगल का वैल्यू हो गया से -60 डिग्री। ओके, तो हो गया -60 डिग्री। ओके, एंगल का वैल्यू, तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन देखें कि जो पावर ट्रायंगल है वो कैसा बनेगा, पी 0 लाइन बनेगा क्योंकि वो 0 डिग्री होता ही है, मतलब वो रियल लाइन होता है, और क्यू का वैल्यू -60 आया, एस का जो वैल्यू आता है वही क्यू का वैल्यू आता है, तो एस नीचे तरफ बनेगा, वो कहाँ तक जाएगा तो -60 तक, तो एस का एंगल -60 और क्यू जो है नेगेटिव बनेगा, क्यू का पहले वैसे भी नेगेटिव था, हम लोग देख चुके थे क्योंकि माइनस जे आया था उसका वैल्यू, तो -90 डिग्री वहाँ से लिए थे, और कितना दूर जाएगा वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ 60 कहाँ उसको कट करता है। ओके, तो पावर फैक्टर हम लोग जो अभी तक देखे थे वो ये था कि पावर फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था एडमिटेंस एंगल के, और पावर फैक्टर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था इम्पिडेंस एंगल के। उसी तरह से अब नया जुड़ गया कि पावर फैक्टर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फाई एस के, मतलब कॉम्प्लेक्स पावर का जो एंगल है फाई, तो ये 60 डिग्री जो देखे आप, तो ये लैगिंग है, बेसिकली लैगिंग है, तो ये पावर फैक्टर लीडिंग होगा, ठीक है, जो हम लोग ऊपर भी निकाल चुके थे कि ये पावर फैक्टर लीडिंग है एक्चुअली।
तो ये हो गया। अब लीडिंग पावर फैक्टर है तो क्या होगा, आई जो है लीड करेगा वीटी से, और फाई जेड जो है अगर इसका इम्पिडेंस का एंगल देखते हैं तो वो लैग करता या नेगेटिव होता, और फाई वाई अगर एडमिटेंस का एंगल देखते तो पॉजिटिव होता। उस तरह फाई एस का वैल्यू जो है नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग निकाले यहाँ पे तो बेसिकली फाई एस है। तो मैग्नीट्यूड में देखें तो फाई एस, फाई जेड और फाई वाई तीनों सेम होता है, लेकिन अगर उसका पोलैरिटी को इंक्लूड करते तो वो अंतर हो जाता है, क्योंकि फाई एस जो है वो वैल्यू नेगेटिव होती है, उस तरह फाई वाई जो है पॉजिटिव होती है, फाई जेड जो है नेगेटिव होती है। अगर लीडिंग पावर फैक्टर रहता ये चीज़ तो आई जो है लैग करता फ्रॉम वी टी, वी जेड जो है वो पॉजिटिव होता, वी वाई जो है वो नेगेटिव होता, वी एस जो है वो पॉजिटिव होता। तो इसका अपना मतलब है। उस तरह अगर क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल 2 लेते कि उसमें जो हम लोग जेड रखे थे, जेड को रिप्लेस करके सिर्फ प्योर रेसिस्टिव कर देते, 2 कर देते तो क्या होता, और सेम चीज़ कॉपी करते हैं। ओके, तो अब की बार क्या हो जाता, आई टी का वैल्यू वी बाई 2 होने की वजह से वो 5 साइन 314 टी एम्पियर हो जाता। तो पावर का वैल्यू वी आर एम एस इंटू 5 हो जाता। तो 10/√2 5/√2 इंटू कॉस 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि 5 में जो है सॉरी रेसिस्टेंस में जो है रियल पार्ट होता है, तो इसमें एंगल नहीं होता है, ये रिएक्टेंस वाला इसमें कुछ भी नहीं होता है, तो रियल है इसलिए रेसिस्टेंस के लिए 5 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 का वैल्यू 1, पावर फैक्टर का वैल्यू मतलब पावर का वैल्यू हो जाएगा 25 वाट। ओके, तो अगर इसको दूसरे मेथड से बनाते जो कि हम लोग यूज नहीं करते ज़्यादातर, जो कि ये होता, अच्छा सॉरी क्यू निकालने के लिए, तो पी निकला, तो क्यू निकालने के लिए वी आर एम एस साइन 5 होता है। तो साइन 5 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए क्यू का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर नहीं ना है, आर जो है सिर्फ पॉजिटिव रियल पावर है, तो रियल पावर तो सिर्फ पी में दिखेगा, और जो कॉम्प्लेक्स पावर है वो 0 हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नहीं, बेसिकली क्या कहना चाहिए इसको, रिएक्टिव पावर कहना चाहिए। हाँ, रिएक्टिव पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यू जो है वो जे के बाद वाले टर्म के लिए आता है, मतलब जिसमें एल ई एस सी रहता है उसी में वो क्यू का वैल्यू देगा। तो एस का वैल्यू पी प्लस जे 0 हो गया, मतलब एस का वैल्यू भी 25 वाट हो गया, जबकि एस का यूनिट होता है और यूजुअली वो वोल्टेज एम्पियर में होता है, और वो इस फॉर्म में होता है कि वाट प्लस जे वी ए आर। ठीक है, ऐसा होता है, वी ए इजकल टू वाट प्लस जे वी ए आर। ओके, तो पी का वैल्यू क्या हो गया, एक और मेथड से निकाल सकते हैं, आई एम एस का स्क्वायर इंटू आर, सिर्फ ये आर में वैलिड है। ठीक है, क्योंकि आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते जब जे ओमेगा या जे 1/j ओमेगा सी लगा हो, तो उस समय ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर आई एम एस का इंटू 2, तो 25/2 गुना 2, तो 25 वाट यहाँ से भी वैल्यू निकल सकती थी। या फिर पी को एक और मेथड से निकाल सकते थे, वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई आर, तो वी आर एम एस का है 10/√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 100/2 यानी कि 100/4, तो 100/4 25 होता है, तो वहाँ से भी निकाल सकते थे। तो ये हो गया आर तक की बात। अगर एवरेज इसका निकालना चाहते तो क्या होता, 1/t 0 से t वी टी आई टी डी टी। ठीक है, ये निकल गया इंटीग्रेशन में। तो आई टी मतलब जो टाइम पीरियड है 2 पाई तक है, इसलिए 1/2 पाई 0 से 2 पाई 10 साइन ओमेगा टी 5 साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, क्योंकि रेडियन में इसलिए डी ओमेगा टी लिखा, अदरवाइज टी लिखते तो T1 टी 0 से टी लेना पड़ता और इधर टी लिखते हैं, तो ये दोनों में चेंजेस आता है। ठीक है, तो 1/2 पाई 0 से 2 पाई 50 दोनों का मॉड मल्टीप्लाई करती है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। साइन स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, तो 2 बाहर चला गया 50/2, तो 25 डी ओमेगा टी और 25 कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और ओवरऑल बाहर में 1/2 पाई रहने दिया। तो 25 डी ओमेगा टी का 25 इंटू टी, टी का वैल्यू 25 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई किया 25 इंटू 2 पाई। ठीक है, पहला वैल्यू आया, और बाहर में एक 1/2 पाई था वो रह गया, लेकिन दूसरा वाला पार्ट जो है देखिए कॉस का 0 से 2 पाई तक करेंगे इंटीग्रेशन, तो वो 0 हो जाता है वैल्यू, क्योंकि ये ऑड सिग्नल है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट क्या है, ये शायद इवन है, जो भी हो देख लेंगे आप। अच्छा, नहीं यकीन हो रहा हो कि क्या इसका जीरो वैल्यू 0 है, तो सिंपल है, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 2 मतलब साइन 4 पाई, साइन 4 पाई होगा माइनस साइन 0, तो साइन 4 पाई करेंगे वो भी 0, साइन 0 करेंगे वो भी 0, तो साइन 0 0 माइनस 0 तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, और ओवरऑल मल्टीप्लाई होकर भी 0 हो जाएगा, ऐसे भी ये 0 आता है वैल्यू। तो ओवरऑल पी एवरेज का वैल्यू भी 25 वाट निकला। अगर हम लोग
जो AC सोर्स था उसको अगर DC सोर्स से रिप्लेस करते 10 वोल्ट के, जो कि इसका 10 साइन ओमेगा टी करके लंबा चौड़ा था, तो उसको हटा करके बस 10 वोल्ट लिख देते जो कि DC था, तो उसमें क्या होता? तो V का वैल्यू 10 वोल्ट, I का वैल्यू 10/2 हो जाता, क्योंकि 2 एम्पियर का रेजिस्टेंस था, तो 5 एम्पियर होता। पावर का वैल्यू V इंटू आई यानी 50 वाट हो जाता है, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। लेकिन ऐसे भी इसको लिखा जा सकता था VRMS RMS cos फाइव, तो उस केस में क्या हो जाता है 10 इंटू 5 इंटू कॉस फाइव का वैल्यू 0। तो VRMS का वैल्यू 10 रहता, क्योंकि DC के केस में ना IRMS ही आई होता है और VRMS ही V होता है, तो उसमें चेंजेस होता नहीं है। ये सिर्फ DC के केस में होता है। AC के केस में P वैल्यू डिवाइड बाय √2 हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखेंगे। cos फाइव का वैल्यू 0, तो 0 पे 1 आ जाता है, यानी 50 इंटू 1 50 हो गया। अगर एंगल ऑफ V और एंगल ऑफ I का रिलेशन देखें, अगर एंगल ऑफ I लीडिंग है, I बड़ा है और V छोटा है, तो क्या होता है नेगेटिव वैल्यू आ जाता है फाई का, क्योंकि V माइनस आई करना होता है। तो नेगेटिव आने की वजह से पावर फैक्टर जो है आपका, पावर फैक्टर लीडिंग हुआ, क्योंकि इसका नेगेटिव आने से कोई असर नहीं है, वो आई लीड कर रहा था, इसलिए लीडिंग हुआ पावर फैक्टर। और P का वैल्यू अगर देखें तो VRMS RMS इंटू कॉस फाइव, तो ये कॉस फाइव का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये फाइव का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव होने से इसको असर नहीं पड़ता है, कॉस में एंगल जो है पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको। उस तरह अगर आप Q देखें तो QRMS का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन में नेगेटिव होने से ओवरऑल नेगेटिव हो जाता है। तो ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। अब S की वैल्यू देखें तो वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ Q पे, तो वो अगर नेगेटिव है तो QS भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे ही पावर फैक्टर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो पावर फैक्टर अगर लीडिंग है तो QS जो है वो आपको लैगिंग या फिर नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ऐसा है। अगर उसके जस्ट अपोजिट देखें तो 5i अगर लेस रहेगा 5Q से 5V से, तो उस केस में क्या होगा, मैं गलती साइन बनाया हूँ, तो थीटा V से कम रहेगा, तो क्या करेंगे, मान लीजिए -45 डिग्री है, तो उसमें क्या होगा, तो फाइव का वैल्यू जो है 0 माइनस ऑफ 45 दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल -45 डिग्री एंगल जो है वो पॉजिटिव एंगल को, फाइव को एंगल रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग, क्योंकि आई नीचे है। और P का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos फाइव का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, Q पे फर्क पड़ता है, Q पॉजिटिव हो जाता है इस बार, क्योंकि साइन इसको जो है वो पॉजिटिव मिला, इसकी वजह से ओवरऑल S का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि Q जो है पॉजिटिव मिला। और अगर एंगल ऑफ आई जीरो आई क्यू मतलब नहीं, थीटा आई और थीटा का एंगल ऑफ थीटा अगर देखें करंट के लिए, तो वो अगर उसके बराबर हो जाएगा जो V है, मतलब थीटा ऑफ आई इक्वल टू थीटा ऑफ V। तो इस केस में एक ही लाइन पे दोनों फॉलो करेगा, I और V, तो इसलिए एंगल ऑफ जीरो फाइव जो है वो 0 हो जाएगा। पावर जो है यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा, और V जो है P जो है, P का वैल्यू cos फाइव का वैल्यू 0 डालने से 1 होता है, यानी कि ये पॉजिटिव रह जाएगा अभी भी। लेकिन Q का वैल्यू जो है साइन 0 होने की वजह से 0 हो जाता है, इसलिए Q एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखिए रेजिस्टेंस के केस में वैसे भी रिएक्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको ऐसा मान के चलिए, क्योंकि तभी ना होगा, या फिर रेजोनेंस के केस में आ गया तो उतना कॉम्प्लेक्स अभी नहीं आते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के केस में Q जो है 0 हो जाता है, इसकी वजह से 0 हो गया। अब एंगल ऑफ S देखें तो वो हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि ये डिपेंड ये रहेगा ही नहीं, क्योंकि फाइव जो है 0 का वैल्यू, तो एंगल ऑफ S जो है वो डिपेंड करता है टेन इनवर्स जो इमेजनरी पार्ट है J के बाद वाला जो टर्म आता है नेगेटिव में वो, और डिवाइड बाय जो इसमें आता है, तो J के बाद सॉरी पॉजिटिव में आता है वैसे तो, मतलब +0 प्लस J0 होता है, तो 0 डिवाइड बाय 5, तो ऐसा 0 डिवाइड बाय जो पॉजिटिव टर्म P के वजह से आता है इस यूनिटी पावर फैक्टर केस में, तो वो 10 का वैल्यू 0 डिग्री हो जाता है, इसके वजह से यहाँ पे 5S का वैल्यू 0 डिग्री है। ठीक है, तो इससे एक और हमको चार्ट बनाने में आसानी मिली कि लोड अगर रेसिस्टिव है, प्योर रेसिस्टिव, तो फाइव का वैल्यू 0 हो जाएगा, जो भी केस देखे। P जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन Q का वैल्यू 0 हो जाएगा, और उसमें पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। लेकिन जब रिएक्टेंस रहेगा, सिर्फ रिएक्टेंस रहेगा, प्लस माइनस जे एक्स ले लीजिए रिएक्टेंस का वैल्यू, तो सिर्फ अगर J रहेगा तो उसमें Q का वैल्यू चाहे तो +90 या फिर -90 होगा, लेकिन P का वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि cos 90 डिग्री जो है हमेशा 0 होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा P का वैल्यू, क्योंकि देखिए प्योर इमेजनरी हुआ ना ये। पहला देखिए जो R वो प्योर रियल था, प्योर रियल पार्ट था, और जो JX देखिए ये प्योर इमेजनरी पार्ट हो गया, तो इसमें P एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ Q एग्जिस्ट करेगा। Q क्या होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि X क्या है। X अगर कैपेसिटर है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर X इंडक्टर है तो उस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, क्योंकि ये I पे डिपेंड करता है
और आई जो है नहीं, आई पे नहीं डिपेंड करेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में लैगिंग होता है आई लैगिंग हुआ मतलब नेगेटिव हुआ तो साइन का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो इंडक्टर के केस में क्यू जो है नेगेटिव हो जाएगा और कैपेसिटर के केस में क्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ये इस तरह से है, क्योंकि क्यू के केस में जो हम लोग लेते हैं एंगल वो होता है साइन फाई। तो साइन फाई जो आता है, फाई एंगल वो आता है आई के वजह से। अगर आई लीड करेगा तो जो है एंगल पॉजिटिव होगा, आई का लैग करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वो लीडिंग जो होता है सिर्फ कैपेसिटर में होता है, लैगिंग का इंडक्टर में हो जाता है। इसलिए तो ये पावर फैक्टर का देखें तो पावर फैक्टर जो है कॉस फाई का वैल्यू जीरो, कॉस फाई 90 होने की वजह से, फाई का वैल्यू 90 होने की वजह से जीरो हो जाएगा। तो पावर फैक्टर जीरो हो जाएगा इस केस में। और जे प्लस आर प्लस जे ओमेगा एक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स अगर रिएक्टेंस है, जो कि कॉम्प्लेक्स लोड कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स लोड कहेंगे तो ये ना तो जीरो होगा ना तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जीरो तब होता है जब ये प्योर रिएक्टिव होता है, प्योर रेसिस्टिव होता है, और 90 तब होता है जब प्योर रिएक्टिव होता है। तो बीच में कहीं आएगा। और सिर्फ पी का वैल्यू भी प्योर जीरो नहीं हो सकता और क्यू का वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकता। तो पावर फैक्टर कहाँ लाई करेगा, ये 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। वैसे भी 1 से ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि कॉस फाइव का कोई भी वैल्यू रख देंगे तो फाइव का वैल्यू कुछ भी के लिए वो 1 से बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू। तो चैप्टर 8 का सेकंड वीडियो जो है वो दूसरे कॉपी में बना हुआ है, तो उसका लेक्चर 2 हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या है, जाइडेलिक बना हुआ है 5 एंगल ऑफ 36.86 डिग्री करके दिया हुआ है। तो एंगल 36.86 डिग्री दिया हुआ है और VRMS की वैल्यू दी हुई है। देखिए ऐसे 10 एंगल ऑफ 0 डिग्री दिया हुआ है वोल्ट में। तो जब भी इस तरह से फेजर में दिया हो तो इसका मतलब ये होता है RMS वैल्यू, तो यही मैंने लिखा है। और IRMS जो है वो फ्लो कर रहा है उसमें। तो ZL की वैल्यू लिख दी है और उसका मतलब हो गया e⁻j 36.86। उसको एक्सपैंड फेजर से एक्सपोनेंशियल में लिखे, एक्सपोनेंशियल से उसको एक्सपैंड किए तो cos 36.86 प्लस j साइन 36.86, दोनों का वैल्यू निकाले 0.8 j 0.6 मल्टीप्लाई किए तो 4 और 3 आया। मतलब j का वैल्यू, z का वैल्यू जो है r जो है वो 4 जो है वो r है, मतलब रियल वैल्यू 4 है और इमेजनरी वैल्यू 3 है। तो 4 ये आपका 3 दोनों का ये बन गया। अब एंगल निकाले दोनों का तो 4/3 एंगल करने से मतलब tan इनवर्स 3/4 करने से 36.86 डिग्री आता है, जो कि हमको लीड बताता है ZL का। ये ZL का एंगल है, ठीक है। तो ZL जो है लीड कर रहा है मतलब पावर फैक्टर लैग करेगा। तो लोड पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, ZL cos phi L उसका वैल्यू, लेकिन ये लैगिंग हो जाएगा पावर फैक्टर के लिए। तो यही बस VRMS और IRMS का जो डिफरेंस है वो 36.86 है, और उसमें IRMS जो है लैगिंग होगा, क्योंकि लोड पावर फैक्टर लैगिंग हुआ, और इसलिए हुआ क्योंकि Z जो है वो लीडिंग हुआ इसलिए। तो हम लोग लिखे हुए हैं 5Z इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/cos phi, ठीक है। तो वो हो गया। अब IRMS का वैल्यू देखें तो हो जाएगा VRMS/ZL, ठीक है। और VRMS का वैल्यू है 10 एंगल ऑफ 0 डिग्री और डिवाइड हुआ है 5 एंगल ऑफ 36.86 डिग्री। तो इसमें 5 से रियल पार्ट डिवाइड हुआ तो रियल पार्ट 2 हो गया और एंगल आ गया 0 - 36, तो -36 डिग्री। तो 36 डिग्री को दिखाने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दिया, वही जो आपका माइनस नेगेटिव एंगल को शो कर दिया, लिखना नहीं पड़ता -36। ओके, तो ये लैगिंग पावर फैक्टर का शोकेस हो गया। ओके, अब अगर क्या करें कि हाँ, एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। इन दिस फिगर द सप्लाई पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर या लोड पावर फैक्टर, तीनों चीज़ बराबर है, क्योंकि मतलब लोड और सोर्स के बीच में कोई और एलिमेंट है नहीं। सीधा सीधी जो लोड का वोल्टेज है वही सोर्स का वोल्टेज है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं। ओके, तो इसलिए अब मेथड 1 ट्राई करते हैं। अगर हम लोग IRMS का IRMS स्टार ले लें, मतलब कंजुगेट ले लें, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, तो उससे हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर सीधा सीधे निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड IRMS का मैग्नीट्यूड कंजुगेट निकालने के लिए एंगल को बस नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। मतलब जो J पार्ट रहता है बस उसको जो है रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। इसका ये वैल्यू होता है, मतलब रियल पार्ट में चेंज नहीं, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया। अब देखिए इसका इफेक्ट कहाँ होगा, तो J पहले जो होगा साइन 36.86, उसमें माइनस कर भी देंगे, सॉरी कॉस होता है पहले, तो रियल पार्ट कॉस होता है। तो कॉस में अगर 36.86 माइनस भी करेंगे पॉजिटिव भी करेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फर्क साइन के साथ करेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा वो चीज़। तो इसीलिए यहाँ पे कंजुगेट लिए हम लोग, ठीक है। तो कंजुगेट लेने से IRMS का वैल्यू जो -36.86 आया था वो अब +36.86 और 2 उसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है।
मतलब वो मैग्नीट्यूड नहीं है, बस फेजर के सामने जो आर लिखते हैं, आर एंगल ऑफ थीटा, तो बस वही आर है, ठीक है। तो एक और चीज़ की वी आर एम एस इंटू आर एम एस स्टार करना है, मतलब कंजुगेट करना है। तो इसमें क्या होता है कि फेजर जो है, दो फेजर आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं, कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट फेजर नहीं होता है, क्योंकि एंगल का आप क्या करेंगे, एंगल तो सिर्फ मल्टीप्लाई करने पे ही प्लस होता है और डिवाइड करने पे माइनस होता है। तो ये इसका क्या करेंगे आप, तो एस का वैल्यू क्या हो गया 10 इंटू 220 और एंगल हो गया, दोनों में जुटेगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो 36.86। अब उसको पार्ट में डिवाइड किया तो कॉस और साइन में बट गया, 0.8 0.6 जे के साथ आया, तो उसका वैल्यू 16 प्लस 12 आया, 16 प्लस जे 12। तो ये पी और क्यू का वैल्यू हो गया, पी जो है एक्टिव पावर है और क्यू जो है वो रिएक्टिव पावर है, ठीक है। और एस जो है ये कॉम्प्लेक्स पावर है। तो कॉम्प्लेक्स पावर का भी है 12 का, क्यू का भी है आर वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव, और पी का वाट जो हम लोग एक्टिव पावर निकालते हैं आर के क्रॉस। ये हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट भी करके देख लेते हैं। तो P नीचे होता है, Q उसके ऊपर होता है, क्योंकि प्लस Q है इसीलिए, माइनस Q होता तो नीचे लेके आते हैं। और 36.86 एंगल, ये 36.86 S के साथ है इसका एंगल, ये यहाँ से एंगल वो भी शो कर लिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए वहाँ से भी निकाल सकते थे, जो 20 एंगल ऑफ 36.86 है ना, वहाँ से भी पता चलता है कि एंगल 20 इसका मैग्नीट्यूड होगा और एंगल जो है 36.86 पॉजिटिव होगा। तो S का वैल्यू वहीं से हम लोग ड्रॉ किए हैं बेसिकली। एक दूसरा मेथड है कि अगर हम लोग फाइंड करें P और Q सेपरेटली विद द इनिशियल डेटा, तो हम लोग जानते हैं कि P का वैल्यू होता है वी आर एम एस आर एम एस कॉस फाई, और Q का वैल्यू होता है वी आर एम एस आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई। तो Q साइन कॉस फाई का वैल्यू 36.86, उसमें माइनस भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 16 वाट आ जाएगा। लेकिन Q में क्या होगा कि एंगल का जो पोलैरिटी है उससे फर्क पड़ता है, इसलिए क्यू भी माइनस क्यू आई, तो भी का वैल्यू 0 था और आई का वैल्यू माइनस 36.86 था, तो दोनों मिला के प्लस हो गया, प्लस 36.86, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए हम लोग साइन में जो फाई रखे वो 36.86 रखे, और ये सावधानी से रख रहे हैं हम लोग। तो इसका वैल्यू आ गया 20 गुना 0.6 यानी कि 12 VAR। तो यहाँ से सेकंड मेथड हो गया जिसे पता किए, तो एस का पूरा वैल्यू होगा 16 प्लस जे 12। और एस का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जैसे पहला मेथड में तो हम लोग को एस का वैल्यू सीधा मल्टीप्लाई करने से ही मिल गया था, वी आर एम एस इंटू आई स्टार आर एम एस, मतलब कंजुगेट आई कंजुगेट, तो वहाँ से मिल गया था आर एम एस कंजुगेट। तो यहाँ पे किससे मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा एस का एंगल टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट 12 डिवाइड बाय 16, 12 बाय 16 3/4 होता है, तो उसका वैल्यू मिल गया 36.86, जो हम लोग को पहले पता था। अब एक तीसरा मेथड भी होता है, जो होता है एक्टिव पावर ऑफ लोड और रिएक्टिव पावर ऑफ लोड। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर एल करते हैं। देखिए आर एम एस का वहाँ पे कंजुगेट लिए थे, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दोनों वैल्यू जो है आपस में प्लस होने से प्लस नहीं, दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन है हमको अभी, उसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर एल करेंगे, तो आर एम एस का स्क्वायर 2 था, ठीक है। और इसमें रियल पार्ट लिए हैं शायद उसका, कहे कि 2 के साथ एंगल भी था, लेकिन इसमें सिर्फ रियल पार्ट लिए, मैं थोड़ा इसको चेक करके बताऊंगा आपको। तो आर एम एस का स्क्वायर इंटू 4 किया, तो 4 उसका आर पार्ट था और एल पार्ट जो है 3 था, तो डिवाइड करने के बाद ऑब्वियसली, तो ये 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 4 तो हो गया 16 वाट, और आर एम एस का 2 का स्क्वायर इंटू 3 तो 4 दिया 12 VAR, तो ये क्यू का वैल्यू हो गया। थैंक यू। तो लेक्चर 3 भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि VIT का वैल्यू 5 माइनस 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ जो 5 है ये DC है और जो 10 कॉस समथिंग है तो वो AC है। अब IT का वैल्यू 5 प्लस एक्स कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे x एक वैल्यू जो कि हमको एज्यूम मतलब नहीं दिया है, उसका वैल्यू निकालना है बेसिकली लास्ट में। तो यहाँ पे AC और DC का कॉम्बिनेशन है। ओमेगा का वैल्यू 100 ओमेगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड है, मतलब ऐसा समझ लिए कि कॉस 100 पाई टी प्लस 60 डिग्री ऐसा लिखा हुआ है, तो ये हिडन बात है। ओके, तो एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट इज इक्वल टू 0, ये भी गिवन है कि एवरेज पावर सर्किट में जो डिलीवर हुआ है उसकी वैल्यू 0 है, तो फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ x। अब देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट है, IT करंट आ रहा है, VT करंट उसके VT वोल्टेज इसके क्रॉस लगा हुआ है, तो पहले कॉस का जो यहाँ पे माइनस आगे लगा हुआ है इसको प्लस बनाने का ट्राई करने के लिए हम लोग कुछ कुछ देखते हैं। लाइक कॉस का अगर 180 डिग्री जितना एंगल दिया हुआ है उसमें अगर जोड़ देंगे तो वो वैल्यू माइनस कॉस 5 हो जाती है, ठीक है।
तो जबकि साइन का क्या होता है, साइन में अगर आप माइनस एंगल दे देंगे बस तो वो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना होता है 180 डिग्री से प्लस करना होता है, ठीक है, तो फिर वो माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते थे कि प्लस 180 डिग्री करते, तो 12×6 = 18, नहीं 12 और 6 बेसिकली कितना हो जाता, नहीं 18, 180 डिग्री इसमें ऐड करना पड़ता है 60 में, तो 8×6 = 14, 240 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग दूसरा मेथड ऑप्ट किए। दूसरा क्या है कि कॉस में अगर 180 डिग्री में माइनस कर दें थीटा को, तब भी वो माइनस सिग्नल दे देता है। मतलब 180 प्लस थीटा कर दें, जितना थीटा आपको दिया उसको 180 जोड़ दें, तब भी वो नेगेटिव चला जाएगा। 180 इसमें घटा दें एक तरह से, या सिग्नल को ही, एंगल को ही माइनस करके उसमें जोड़ दें 180 से, तब भी वो, मतलब 180 के डिफरेंस पे माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर फाई माइनस 180 डिग्री कर दें, तब भी ये जो है माइनस कॉस फाई हो जाएगा। तो हमने बेसिकली यही किया है, इससे हमारा एंगल जो है अच्छा लगेगा देखने में, कि इसमें -180, इससे क्या होगा, माइनस एंगल बनेगा, ठीक है। माइनस जब 180 डिग्री करेंगे भी वाले केस में, VIT में, तो जब -180 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 - 180 हुआ, लेकिन जो ओवरऑल कॉस है वो माइनस हो गया, यानी ऊपर जो बाहर में जो 10 माइनस था वो प्लस हो गया अब, क्योंकि वो माइनस सिग्नल लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं हम लोग, तो इसीलिए। तो अब बन गया 5 + 10 cos ωt प्लस 60 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो इसको लिखे तो ωt - 180 डिग्री, और IT का वैल्यू तो सेम जो था वही लिख दिया बियर में। अब भी एवरेज एक मेथड होता है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि V0 I0 DC के लिए होता है, और मतलब जो एवरेज ऑफ AC सिग्नल होता है उसके लिए लिखते हैं VRMS IRMS cos phi। तो VRMS IRMS, तो 5×5 पहले DC का, 5×5, क्योंकि उसमें सिर्फ DC पार्ट को देखना होता है, सेकंड थिंग, प्लस 10/√2 प्लस या इंटू सॉरी x/√2 cos 120 डिग्री। देखिए माइनस 120 लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाई जो निकलता वो क्या निकलता, फाइव भी माइनस फाई आई, तो फाइव ही का वैल्यू -120 डिग्री और फाई आई का वैल्यू 0 डिग्री, तो फाई आई -120 डिग्री -0, यानी कि -120 डिग्री आ जाता है। और कॉस में -120 लिखो या कॉस प्लस 120 लिखो, दोनों बात बराबर होता है, ठीक है, तो लिख दिया। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि एवरेज का वैल्यू हमको 0 दिया हुआ था, तो 0 पुट कर दिया, तो 25 + 10x/2 इंटू 1/2 माइनस में आएगा, ये कहाँ से आएगा, तो ये आएगा आपका cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 आता है इसके वजह से। ओके, तो ओवरऑल हम सिग्नल को 10x/4 करके उसको उस तरफ लेते आएंगे, और 25 इस तरफ रहने देंगे, क्योंकि माइनस है मेरे पास तो हम कर सकते हैं ऐसा। तो x का वैल्यू 25 × 4/10 हो जाएगा, यानी कि 10x का वैल्यू आ गया। तो ये एक मेथड हो गया निकालने का। दूसरा मेथड नहीं, बस हमने एग्जांपल चेंज कर दिया कि सिर्फ मेरा अगर DC वोल्टेज ही रहता तब क्या P एवरेज क्या निकलते, तो उसमें हो जाता है VRMS × IRMS, और फाई का उसमें एंगल होता नहीं है, इसलिए cos फाई का वैल्यू cos 0 हो जाता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसीलिए 1 × P एवरेज का वैल्यू यहाँ पे भी वही सेम निकाल दो। तो VRMS और IRMS आपका पता है, DC के केस में जो वोल्टेज दिया रहता है वही हो जाता है। DC वोल्टेज आपका VRMS है और DC करंट ही आपका IRMS है। तो 5 × 5 और cos 0, तो उसका वैल्यू मिला के 25 वाट हो गया, ये आंसर निकल गया। अब तीसरा, अगर दोनों का दोनों वैल्यू अगर DC रहे तो उस समय क्या करेंगे, देखिए, तो इसमें करेंगे VRMS × IRMS × cos phi। ओके, तो cos phi करने के लिए क्या करना होगा, तो जो phi है आपका वो -120 डिग्री निकाल के बाहर, जो क्योंकि हम जो फॉर्मेट जो देखे उसमें कॉस के बाहर वो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तब जाके हम ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको cos phi बनाए, और cos phi बना करके हम लोग को थोड़ा सा अल्टरनेट करना पड़ा, इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है उसको, तो कर लिए। तो हमको वैल्यू मिला IT = x cos ωt, और जो VT मिला वो 10 cos ωt - 120 डिग्री। तो P एवरेज का वैल्यू कितना हो गया, VRMS RMS cos phi, VRMS का वैल्यू 10/√2 x/√2 इंटू cos 120 डिग्री, अगेन यहाँ पे वही -120 डिग्री आता तो उसको +120 डिग्री लिख दिया, और तो जहाँ से वैल्यू निकलेगा वो एग्जैक्टली सेम निकलेगा। इसका वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है।
हाँ, अगर इसमें दिया हो कि मतलब इसमें पी एवरेज का वैल्यू 0 है, तभी ऐसा करना है कि बाहर 0 रख के निकाल लेना है। चलिए ठीक है, अगर ये सब भी ना दिया हो तो हम लोग एक मेथड को यूज़ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं मेथड, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में हम लोग लगा रहे हैं, ये दोनों में से नहीं, जिसमें डीसी और एसी है, तो हम लोग जिसमें दोनों है उसको लगा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 1/t टाइम पीरियड, 0 से t टाइम पीरियड, वी टी आई टी डी टी। देखिए वी टी आई टी क्या देता है, वी टी आई टी देता है आपका वोल्टेज इंटू आई जो है मिला के देता है पावर का इक्वेशन। जब उसको इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल पावर निकलता है, और डिवाइड बाय टी जब करते हैं तो उसका मतलब होता है टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो इसका मतलब एवरेज निकल गया है आपका, ये निकालने का मेथड होता है। तो चूंकि कॉस है तो 1/2 पाई से लेके 0.0 से 2 पाई, 5 माइनस 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 60, और दूसरा वैल्यू है 5 प्लस एक्स कॉस ओमेगा टी डी ओमेगा टी, बाहर रख दिए क्योंकि ये रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है, सब कुछ टाइम के फॉर्म में नहीं है ये चीज़, ठीक है, इसलिए। तो अब 1/2 पाई बाहर हो गया, 0 से 2 पाई। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ही अंदर, तो 5 इंटू 5 25 डी ओमेगा टी प्लस 0 से 2 पाई 5 इंटू एक्स कॉस ओमेगा टी डी टी, ठीक है, तो ये हो गया। फिर तीसरा वैल्यू है -10, तो -10 कॉस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री इंटू 5, तो 5 इंटू -10 तो -50, तो इसलिए माइनस बाहर करके 50 अंदर रख लिया और ओवरऑल वैल्यू लिख दिया। अब चौथा वैल्यू में -10x कॉस ओमेगा टी, ओके, चौथा वैल्यू -10x माइनस बाहर रख लिए 10x कॉस ओमेगा टी, पहला वैल्यू नहीं सेकंड वैल्यू लिख दिया, और पहला वैल्यू ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री डी ओमेगा टी, ये हो गया। अब देखिए कॉस और ओमेगा सॉरी साइन या कॉस दोनों का इंटीग्रेशन जब उसके टोटल टाइम पीरियड में करते हैं तो उसका वैल्यू जो है 0 हो जाता है, इसीलिए बीच के दो वैल्यू का वैल्यू 0 हो गया। अब जो बचा फर्स्ट और लास्ट, इसको देखते हैं। पहला वैल्यू 25 इंटू 2 पाई, ठीक है, ये यहाँ से आएगा 25 बाहर हो गया, टी बचा 2 पाई माइनस 0 हुआ, तो वहाँ से 25 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई बाहर में, तो बाहर में ओवरऑल रहने देते हैं 0 -0, वो दोनों बीच के रहने देते हैं वैल्यू को, फिर लास्ट वाले वैल्यू में जंप करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। -5x बाहर करेंगे, ऐसा इसलिए किया क्योंकि cos a cos b का फॉर्म बन रहा था, तो हम लोग इसको बनाए 2 cos a cos b, और 5x को बाहर कर दिए cos a cos b, 5a 2 cos a प्लस b, नहीं सॉरी 5x बाहर करके बचा क्या 2 cos a cos b, ठीक है, तो इसमें क्या लगता है 2 cos a cos b में cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ओके, तो cos a प्लस b किया तो वहाँ पे हो गया 2 ओमेगा प्लस 60 डिग्री प्लस cos a प्लस cos a 2 cos a cos b का होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। एक्चुअली होता है ऐसा है कि cos a cos b होता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है उसका वैल्यू हो जाता है cos a प्लस b बाई 2 प्लस cos a माइनस b बाई 2, तो ओवरऑल 2 डिवाइड होता है, इसलिए इसको 2 उस तरफ भेज करके हम लोग ऐसा पहले से कर लिए। तो इसमें क्या बचा cos 2 ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, और दूसरा बचा cos -60 डिग्री डी ओमेगा टी, ओके। तो पहला वैल्यू देख रहे हैं हम कि वो हमको परफेक्ट फॉर्म में मिल गया, तो इसलिए उसको 0 उड़ा दिए क्योंकि वो 2 टाइम पीरियड का है, मतलब 2 पाई तक वो एग्जिस्ट करेगा, इसलिए उसको उड़ा दिए। दूसरा वैल्यू में है cos -60 डिग्री, ये एक वैल्यू हो गया ना कि t अगर रहता है इसमें तब तो इसको भी उड़ा देते हैं, लेकिन ये एक वैल्यू हुआ cos -60 आ गया यहाँ पे, ठीक है, ओमेगा टी रहता तो उड़ा देते इसको, कोई शक नहीं था इसमें, लेकिन जो ये मिला ये एक बस वैल्यू मिला तो उसको नहीं उड़ाएंगे, इसलिए उसका वैल्यू निकाले cos 60 डिग्री का वैल्यू 2 पाई, और t लगा तो इसके वजह से cos -60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और उसमें 2 पाई जो है वो t होने की वजह से आया, ठीक है, तो उसके वजह से 2 पाई आ गया, और ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बाहर में 50 था, नहीं 50 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, तो 25 बचा माइनस, अब देखिए 2 पाई सीधा कैंसिल कीजिए तो 5x/2 बचा इज इक्वल टू 0, पावर एवरेज का वैल्यू हमको 0 पता था वहाँ से, तो 5x/2 इज इक्वल टू 25, और x इज इक्वल टू 25 गुना 2/5, ठीक है, तो 50/5 यानी कि 10, तो x का वैल्यू 10 हो गया, और ये एरिया ऑफ साइनसोइडल या कोसाइनसोइडल सिग्नल का एक टाइम पीरियड में वैल्यू 0 होता है, ये इसको याद रखेंगे बस। थैंक यू। तो लेक्चर 4 में देखते हैं, इसमें v ऑफ t का वैल्यू 10 साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, और i ऑफ t में बहुत सारे कंपोनेंट है, 3 है कंपोनेंट बेसिकली, 10 साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री प्लस 2 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 5 साइन 5 ओमेगा टी। देखिए इसमें 3 कंपोनेंट अलग अलग हो गए, ठीक है, कि मतलब करंट का ही 3 अलग अलग कंपोनेंट, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो पहला है उसमें ओमेगा टी का टर्म है,
और वो पहला टर्म है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी उसको बोलेंगे, क्योंकि उसमें ओमेगा टी 1 ओमेगा टी है। दूसरे वाले में देखते हैं तो उसमें 3 ओमेगा टी यानी थर्ड हार्मोनिक्स हुआ। जो तीसरा वाला टर्म है उसमें फिफ्थ हार्मोनिक्स है, क्योंकि 5 ओमेगा टी है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन सेट करने वाले गलती क्या कर दी है, जैसे जैसे मतलब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स जो है बढ़ते जाता है, जैसे 5, 10, 11, 20 ऐसे होते जाएगा, तो उस समय उसका मैग्नीट्यूड जो है कम होते जाएगा। लेकिन जैसे कि पहला का 10 है, दूसरे का 2 नहीं 2 है, तो तीसरे का 5 नहीं होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, उससे कम होना चाहिए था। मतलब जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स बढ़ता है उसके साथ उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होते जाता है। ठीक है, तो ये अपना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पूछा क्या है कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड इन ओमेगा, मतलब इन वॉट इज। देखिए, तो एवरेज पावर कंज्यूम कितना किया ये निकालना है हमको। तो वी आई टी लोड आई टी बना लिया। अब देखिए, पावर फैक्टर का तो सिंपल होता है, पावर का बेसिकली ये होता है कि वी आर एम एस और कॉस फाई। तो वी आर एम एस का वैल्यू कितना है इसमें, 10/√2, 100/√2, ये तो सिंपल है। लेकिन आर एम एस कैसे निकालेंगे, इसमें तो 3 कंपोनेंट है, एक तो है नहीं जिसका निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें तीनों का जो मैग्नीट्यूड है उसका √2 निकाल करके और स्क्वायर करके और फिर अंडर रूट लेंगे। तो 10 का 10 डिवाइड बाई अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई √2 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई अंडर रूट का स्क्वायर और ओवरऑल अंडर रूट। तो इसका वैल्यू मिला 100/2 प्लस 4/2 प्लस 5/2, 25/2। ओके, तो दोनों को जोड़े 25, 4 29, 129 डिवाइड बाई नीचे 2 अंडर रूट का। तो ये आरएमएस का वैल्यू आ गया, ये मॉड आरएमएस का वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो निकालते हैं तो वो निकाले थे अभी तक कि एक फ्रिक्वेंसी था वोल्टेज का और एक फ्रिक्वेंसी था करंट का, लेकिन यहाँ पे 3 फ्रिक्वेंसी हो गया। तो इसको कैसे डील करते हैं, इन केस ऑफ हार्मोनिक्स, जिसमें 1 हार्मोनिक्स, 2 हार्मोनिक्स, 5 हार्मोनिक्स, ऐसे 10 तरह के दिए हुए हैं। इसमें क्या करेंगे, इन हार्मोनिक्स या फिर एवरेज पावर जब निकालना हो, मतलब इन केस ऑफ हार्मोनिक्स जब एवरेज पावर, डेसिपेटेड पावर या एक्टिव पावर निकालना हो आपको, तो उसमें क्या करते हैं, पी को यूज करते हैं। पी का इक्वल टू होता है, पी इज इक्वल टू, जो हम लोग पी और क्यू देखे थे ना उसमें, तो ये एक्टिव वाला पार्ट है, इसको निकालने के लिए यूज करते हैं। तो पी जो है आपका एक्टिव पावर होता है, तो इसको निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, V1 IRMS, मतलब V1 RMS, V1 RMS मतलब जो पहला वोल्टेज है उसका RMS ले लीजिए। इसमें हालांकि एक ही है, लेकिन अगर दो रहता तो उसमें पहले का लेते RMS फैक्टर, दूसरे का IRMS फैक्टर मतलब करंट का IRMS फैक्टर इनटू cos ∅1। अब cos ∅1 क्या है, ये पहला VRMS और IRMS का डिफरेंस है, मतलब V का एंगल पहला फैक्टर का, पहला जो फंडामेंटल मिलेगा उसका, माइनस जो I का पहला फैक्टर मिलेगा उसका, दोनों का डिफरेंस। ओके, तो यही लिखे हैं कि V1 RMS क्या है, तो RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज। ये RMS वैल्यू है फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज का, जो फंडामेंटल यानी पहला जो कंपोनेंट जिसमें ओमेगा टी सिर्फ रहेगा, 1 ओमेगा टी रहेगा, यानी 2 ओमेगा टी नहीं चलेगा, 1 ओमेगा टी रहेगा, तो उसका जो RMS वैल्यू रहेगा उसको V1 RMS बोलते हैं। और I1 RMS जो होता है वो RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट। तो cos फाई क्या है, cos फाई इज इक्वल टू, cos फाई को cos फाई 1 लिखेंगे, इसका मतलब होता है फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन I1 RMS एंड V1 IRMS। ठीक है, तो ये होता है फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ∅1 को बोलते हैं। तो पी का वैल्यू क्या हो गया, ऑब्वियसली 100/√2 इंटू 10/√2, क्योंकि वो आई का जो पहला फैक्टर है उसका 10 है, तो /√2 इंटू कॉस 60 डिग्री, दोनों के बीच में पहला जो I1 RMS है और उसका और V1 RMS का वैल्यू का डिफरेंस है। और कॉस में माइनस प्लस का अंतर नहीं होता, इसलिए ऐसे क्या हो जाता है, ये 0 माइनस माइनस 60, तो ये ओवरऑल प्लस पहले भी ऐसे भी होता, तो प्लस इसलिए। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 और इधर हो गया 1000/2 यानी 500 इंटू 1/2 यानी 250 वाट्स। अब देखिए हम लोग क्या किए कि VRMS इंटू IRMS cos फाई इज इक्वल टू V1 IRMS I1 RMS cos फाई किए। तो VRMS और I1 RMS का वैल्यू यहाँ पे सेम हो गया। ठीक है, और यूजुअली ये सेम ही होता है क्योंकि वोल्टेज का एक ही कंपोनेंट दिया जाता है यूजुअली। ठीक है, तो cos फाई का वैल्यू कितना हो गया, cos फाई का वैल्यू होता है जो बचा हुआ टर्म रहता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो I1 IRMS डिवाइड बाय IRMS इंटू cos फाई 1। ये हमारा cos फाई का वैल्यू, यानी कि पावर फैक्टर का वैल्यू क्या निकल गया इस केस में, I1 IRMS डिवाइड बाय IRMS cos फाई। अब देखिए IRMS तो हम लोग निकाले थे 129 का बाय 2 और अंडर रूट,
तो ये हो गया आपका I1 RMS नीचे जो जाएगा, और जो ऊपर I1 RMS है उसका वैल्यू ये 10/√2 आ गया, 10/√2। और cos फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 60 डिग्री जो अभी निकाले हम लोग, ये FDF जो है, ठीक है। तो फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, तो CDF क्या हो गया, ये हो गया करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर CDF। तो करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर I1 RMS डिवाइड बाय I RMS। तो I1 RMS का वैल्यू जो पहला फैक्टर है 10/√2, और ओवरऑल जो तीनों का फ्रिक्वेंसी मिला के डिवाइड बाय, तो ये हो गया 129 डिवाइड बाय 2 और cos फाई। अब cos फाई का वैल्यू तो 1/2 आता है, वो तो हमको पता था, लेकिन इधर का वैल्यू नहीं पता था, इसके लिए कैलकुलेटर का हेल्प लिए तो बेसिकली 0.44 आया है, जो कि आपका पावर फैक्टर या सप्लाई पावर फैक्टर इसी को बोलते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 लेक्चर 4 कंप्लीट। थैंक यू। ओके, तो हम लोग लेक्चर 5 भी देख लेते हैं। VIT का वैल्यू 100√2 है और साइन 100πt वाट है, और जबकि I का वैल्यू दिया हुआ है वो है 10√2 साइन 100πt माइनस π/3, और फिर 5√2 साइन 300πt प्लस π/4, 3 में है 2√2 साइन 500πt माइनस π/6। तो ये वैल्यू है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं ये प्रॉपर ऑर्डर में है, क्योंकि मैग्नीट्यूड घटते जा रहा है फ्रिक्वेंसी के साथ बढ़ते बढ़ते। तो देखिए ओमेगा टी का वैल्यू 100 लिए था अगर, तो ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हो गया, तो 300 जो है 3 हार्मोनिक्स हो गया, और 500 जो है 5th हार्मोनिक्स हो गया। इसमें पूछा है एक्टिव पावर ड्रॉन बाय कन्वर्टर इज, एक्टिव पावर यानी P वाला पार्ट कितना होगा, Q जो होता है रिएक्टिव पावर होता है, ठीक है। तो P पूछा है हमको एक्टिव पावर, और सेकंड थिंग पूछा है कि इनपुट पावर फैक्टर इज, इनपुट पावर फैक्टर हो गया आपका सप्लाई पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो जाता है, यानी कॉस फाई का वैल्यू बेसिकली, तो सप्लाई पावर फैक्टर वही होता है, तो उसका वैल्यू पूछा है। तो पहला पार्ट के लिए हम लोग कन्वर्टर ड्रॉ कर लिए IT ABT, और आप देख लिए IPF और SPF जो होता है, समझ गए कहाँ है लोकेशन। ओके, तो हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ हार्मोनिक्स इन केस ऑफ हार्मोनिक्स एक्टिव पावर इज गिवन बाय P = V1 RMS I1 RMS और cos फाई 1। तो व्हाट, तो पहला कंपोनेंट, तो पहला कंपोनेंट 100√2 डिवाइड बाय √2 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 100 वोल्ट हो गया। I1 का वैल्यू हो जाएगा 10√2 डिवाइड बाय I1 RMS का 10/√2, उसमें दिया हुआ था पहला पार्ट, और डिवाइड बाय √2 किया तो 10 एम्पियर आ गया, ठीक है। और ओमेगा नॉट का वैल्यू, तो ओमेगा नॉट का वैल्यू मतलब ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा 1 का वैल्यू 60 डिग्री, एंगल का वैसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस में डालते तो 1/2 आ गया। P का वैल्यू कितना हो गया 100 × 10 × 1/2 यानी कि 500 वाट। तो ये वैल्यू पहला का आंसर है। IPF = SPF = cos फाई होता है, और P का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे VRMS IRMS cos फाई, ठीक है। और ये cos फाई चाहिए हमको जो इसमें लगा हुआ है। तो हम लोग पावर फैक्टर को जो निकाले पावर फैक्टर उससे उसको इक्वेट कर देंगे, तो V1 RMS I1 IRMS फिर cos फाई 1, तो ओवरऑल उसके इक्वेट के VRMS RMS cos फाई को, और cos फाई को चाहिए तो यानी I1 RMS डिवाइड बाय I1 RMS डिवाइड बाय I RMS इंटू cos फाई 1, ऐसा हो गया। तो करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर इंटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर दोनों से मल्टीप्लाई किए तो IPF आ गया। यस, CD जो इसमें CDF जो है करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी रूट अंडर जो पहला फैक्टर है 10√2 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर, यानी कि √2 कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर बचा, 5√2 डिवाइड बाय √2, तो वो √2 कैंसिल होकर 5 का स्क्वायर, फिर 2√2 डिवाइड बाय √2, तो √2 कैंसिल 2 का स्क्वायर, ओवरऑल 100 प्लस फिर 25 प्लस 4, तो 125 प्लस 4 यानी 129 का अंडर रूट RMS का वैल्यू इतना आ गया। और I1 RMS का वैल्यू 10√2 था, डिवाइड बाय √2 किए तो 10 आ गया बस, ठीक है। तो पहला पार्ट का 10 डिवाइड बाय मतलब CDF का वैल्यू 10 डिवाइड बाय √129, और FDF का वैल्यू कितना हो गया, cos फाई का वैल्यू cos 60 डिग्री है, और उसकी वैल्यू हो गई क्योंकि ये चाहिए किसके बीच में V1 IRMS और V1 IRMS का एंगल और माइनस I1 IRMS का एंगल जो होता है वही होता है आपका फाई 1, और उसको cos से मल्टीप्लाई cos से करके cos के एंगल में डाल के तो उसका निकालते हैं हम लोग FDF, ये होता है फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, तो उसकी वैल्यू आ गई 0.5। तो IPF का वैल्यू कितना हो गया CDF इंटू FDF = 10 डिवाइड बाय √129 इंटू 0.5 कॉस के वजह से, और फिर आ गया 0.44 इसका आंसर। ठीक है, एक चीज़ और गौर करने वाला है कि अभी तक हम लोग I में ही देख रहे हैं कि I1 I2 I3 ऐसे आ रहा है, ठीक है, कि करंट का ही 3-4 फैक्टर है। अगर वोल्टेज का भी 3-4 फैक्टर हो जाए तब क्या करेंगे, तो ये जो आपका I1 RMS है ना,
इसमें तो पहला फैक्टर लेंगे, फिर V1 IRMS है उसमें पहला फैक्टर लेंगे, cos फाई में पहला और जो करंट का पहला और वोल्टेज का पहला उसका एंगल लेंगे। लेकिन उसमें चेंज क्या हो जाएगा, जो VRMS ले रहे हैं हम लोग, VRMS हम लोग पहला फैक्टर डिवाइड बाय √2 कर दे रहे हैं, और IRMS करने के लिए हमको करंट चूंकि बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो पहला करंट का कंपोनेंट का अंडर रूट करते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, फिर दूसरे कंपोनेंट का अंडर रूट स्क्वायर। यही सेम काम आपको वोल्टेज के साथ करना है कि पहला वोल्टेज का फैक्टर होगा डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर, प्लस दूसरा वोल्टेज का फैक्टर का मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिवाइड बाय √2 का होल स्क्वायर, प्लस तीसरे कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का जो वोल्टेज होगा उसका डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर अंडर रूट ओवरऑल। यही आपका VRMS उस समय बन जाएगा। ठीक है, तो ये बस चेंजेस हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। तो लेक्चर 6 भी देख ही लेते हैं। इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 20 एंगल ऑफ 0 डिग्री। देखिए जैसे ही आपको फेजर फॉर्म में दिखे R एंगल ऑफ थीटा ऐसा दिखे तो इस फॉर्म को समझ लीजिए ये RMS वैल्यू दिया हुआ है। तो RMS वैल्यू अगर दिया हुआ है तो VRMS का ये वैल्यू हो गया, और 1 + j2 VS है, और VL का वैल्यू मतलब लोड जो दिया हुआ है वो है सोर्स का जो इम्पेडेंस है वो है 1 + j2 और लोड का जो इम्पेडेंस है वो 7 + jr है। द रिएक्टिव पावर कंज्यूम बाय लोड, देखिए रिएक्टिव पावर मतलब आपको चाहिए Q, ठीक है, P और Q निकालते थे तो उसमें से Q चाहिए आपको, S = P + jQ था तो उसमें से Q चाहिए, वो भी किसका, तो L का, मतलब S L निकालेंगे उसमें P और Q, तो QXL ये वैल्यू चाहिए एक्चुअली हमको। ठीक है, तो RMS है तो इसका मतलब हमको IRMS चाहिए, क्योंकि IRMS इंटू VRMS मतलब ऐसा होता है VRMS इंटू IRMS का ये क्या बोलते हैं कंजुगेट, cos फाई का वैल्यू निकल जाता है। तो चलिए IRMS का वैल्यू देखते हैं, VRMS डिवाइड बाय ZL + ZS, क्योंकि सोर्स और लोड दोनों मिलकर उसमें करंट फ्लो होगा जितना भी होगा। तो एंगल और 1 + j2 + 7 + j, तो सिंपल एडिशन किए तो 7 × 8 और एंगल 6 मतलब J6। तो ओवरऑल ऊपर में 20 एंगल ऑफ 0 और इधर 7 और 8 का स्क्वायर किए तो उसका मॉड जो वैल्यू आता है 88 64 + 36 100 अंडर रूट, तो 10 आ गया, और एंगल tan 1 6/8 तो ये वैल्यू आता है 3/4, इसका वैल्यू होता है 36.86, तो ये आ गया एंगल। अब ऊपर नीचे डिवाइड किए तो RMS का वैल्यू 2 एंगल ऑफ -36.86 डिग्री, और ZL का वैल्यू क्या था 7 + j4, उसमें से 7 जो है वो RL है और 4 जो है वो XL है। तो अगर हमको PL निकालना था, PL जो कि हमको पूछा नहीं है, मतलब ये है आपका कि एक्टिव पावर कंज्यूम बाय लोड, ठीक है, एक्टिव पावर कंज्यूम बाय लोड, तो ये हो जाता है IRMS का स्क्वायर इंटू RL वाट। तो IRMS का वैल्यू 2, मतलब उसका सिर्फ मॉड लेते हैं तो 2 × 7, इसका भी सिर्फ मॉड लिए, मॉड वैल्यू, ओके। और अच्छा देखिए इसमें इसलिए इस तरह से लिए कि आई का जो है वो RMS वैल्यू चाहिए। RMS वैल्यू के लिए आपको हमेशा वो फेजर फॉर्म में मिलेगा, और जो RL है वो आपका चाहिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ताकि सिर्फ उसमें RL अलग हो, नहीं तो कैसे दोनों का ये हो जाएगा ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जानते हैं मॉड में, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 7 × 49 + 16 उसके अंडर रूट, तो ये 55 का या 55 या 65 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 65 का अंडर रूट होगा तो वो वैल्यू आ जाएगा R का, लेकिन ये जो R आएगा इसमें से आप रियल पार्ट नहीं सेपरेट कर पाएंगे, तो ये हो गया। तो 2 का स्क्वायर इंटू 7, तो 4 × 7 7 × 28 वाट जो आपका, ये आपका एक्टिव पावर हो गया। जबकि रिएक्टिव पावर कितना हो गया लोड का, वो हो गया IRMS स्क्वायर इंटू एक्सएल का वैल्यू 4 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 4 यानी कि 16, ये भी आर में आंसर आ गया, यही आपका एक्सएल आंसर है। अब एक्स्ट्रा इसमें बात करते हैं, एक्सएल का वैल्यू है 28 + j16, ठीक है, ये इसको दोनों को मिलाएं तो एसएल का वैल्यू हो जाएगा 28 + j16। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है एसएल का वैल्यू 28 - j16 हो, तो इसको चेक करने के लिए देखिए हम लोग इसमें बेसिक में जाते हैं। जेडल का वैल्यू क्या था, जेडल का जो वैल्यू था वो था 7 + j4, उसमें से रियल पार्ट था 7 और जो रिएक्टिव पावर था वो था, रिएक्टिव जो पार्ट था वो था 4, ओके j4। तो 10 इनवर्स निकालेंगे 4/7, 10/4 7 जो होगा ये लीडिंग एंगल देगा, क्योंकि वैसे भी ये j है, j तो 90 डिग्री लीड करेगा ना, तो इसलिए लीडिंग दे देगा। तो लीडिंग इंपेडेंस है यानी ϕz लीडिंग है, ϕz लीडिंग है तो एसएल में उसको हमको पुट करना है, एक्सएल का एंगल देखना है, तो वो क्या हो जाता है 10, एसएल का एंगल और जेडएल का एंगल दोनों सेम है, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा 10 इनवर्स 16/28, ठीक है।
जो कि देगा 4/7। तो 4/7 अगर यहाँ से भी आता है वैल्यू तो इसका वैल्यू लीडिंग में आएगा, क्योंकि ये एस एल इक्वल टू जेड होता है। लेकिन पावर फैक्टर जो है वो एस एल या जेड दोनों से मतलब अपोजिट होता है, इसीलिए तो हम लोग एस एल कैलकुलेट करते हैं इसमें आर एम एस का ये लेते हैं, मतलब उसका क्या बोले, एस इक्वल टू एस जब लेते हैं उसमें आर एम एस का कंजुगेट लेते हैं, आर एम एस नहीं लेते हैं, ताकि दोनों अपोजिट हो जाता है ना। आर एम एस वैल्यू लेंगे तो वो अपोजिट फेज में आ जाएगा, एस एल जो है वो, एस एल और आई जो है वो दोनों अपोजिट फेज में होता है, लेकिन एस एल और जेड तो सेम फेज में होता है, तो इसीलिए तो एस एल का वैल्यू जेड एल के बराबर हो गया। तो पावर फैक्टर जो यहाँ पे लैगिंग होगा, ये लीडिंग है, तो ये हो गया। अब एस का देख लेते हैं, एस का क्या चक्कर है, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस का कंजुगेट, और कंजुगेट इसलिए लेते हैं क्योंकि आर एम एस जो है कॉम्प्लेक्स पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए आर एम एस कंजुगेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉम्प्लेक्स पावर के, इसलिए हम लोग कंजुगेट कर देते हैं। तो एस एल का वैल्यू वी एल आई आर एम एस और आई एल कंजुगेट आई आर एम एस, तो माइनस जो चीज प्लस में था ये 36.86 जो है आर एम एस का, ये वैल्यू हो जाएगा। तो आर एम एस का कंजुगेट हो गया 2 एंगल ऑफ 36.86, जबकि आई आर एम एस का वैल्यू था 2 एंगल ऑफ माइनस 36.86। उसको भी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको वी एल के क्रॉस निकालना है। तो वोल्टेज हम कैसे निकालते हैं, वी एल लगा, देखिए सिर्फ वी एल लगा होता तो हम लोग सीधा सीधी आई एल डिवाइड बाय जेड एल कर देते, लेकिन सॉरी वी एल डिवाइड बाय जेड एल कर देते, नहीं वी एल चाहिए ना, वी एल करते हैं तो जेड एल इंटू आई एल करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमको चाहिए वी एल के क्रॉस, तो वी एल तो 2 के क्रॉस है, यानी कि इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, और जो जेड इन है जो वी आर एम एस है इंटू वी आर एम एस इंटू जेड एल डिवाइड बाय दोनों का सम, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का सम हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि 20 एंगल ऑफ 0 डिग्री जो कि वी आर एम एस है इंटू इसका 7 और 4 का दोनों का एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एंगल 8.06 29.74 डिग्री एंगल में निकला, और नीचे वाले वैल्यू का 10 एंगल ऑफ 36.86 निकला। ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16.12 एंगल ऑफ माइनस 7.12 डिग्री, और एस एल का वैल्यू जो है यह आ जाएगा ओवरऑल वी एल इंटू आई एल स्टार। तो अभी तक ये वी एल निकाले, अब वी एल का वैल्यू को रखेंगे 16.12 एंगल ऑफ माइनस 7.12 डिग्री इंटू आई एल स्टार जो निकाल के रखे थे उसका वैल्यू 2 एंगल ऑफ माइनस प्लस 36.86, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32.24 एंगल ऑफ 29.47, या फिर एस एल का वैल्यू ऐसा भी लिख सकते हैं 32.24 कॉस 29.4 और जे 29.4, तो जे साइन 29.4 ओवरऑल निकाल के रखें तो 28 प्लस जे 16 आ जाएगा, जो हम लोग पहले निकाले थे एग्जैक्टली सेम आ जाएगा वैल्यू। तो ये होगा, दैट्स ऑल, थैंक यू। तो अगर इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर इसमें हमको सप्लाई पावर फैक्टर देखना होता है, मतलब ओवरऑल दोनों का मिला के, तो जेड इन का दोनों का वैल्यू निकालते हैं। जेड इन 7 प्लस J4 प्लस 1 प्लस J2 तो 8 प्लस J6 हो जाता है, और जेड इन का मॉड लेते तो 10 आ जाता है, जेड इन का एंगल लेते तो एंगल ऑफ जेड इन हो जाता, तो 10 इनवर्स 8/6 6/8 हो जाता, जो कि 36.86, ये लीडिंग एंगल था, तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, ये तो पहले पता चल गया। अब SPF का वैल्यू cos 5 होता है, cos 36.86 डाले तो 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। उसी तरह पावर फैक्टर ऑफ लोड अगर देखते हैं ZL, तो ZL का अगर पावर फैक्टर देखें, अभी तक हम लोग क्या देखे थे, ये था रिएक्टिव पावर ऑफ लोड, तो वो था अभी जो हम लोग निकाले थे, लेकिन अभी जो देख रहे हैं वो पावर फैक्टर ऑफ लोड है। तो cos 5 ZL, तो cos 5 ZL क्या होगा, 5 ZL क्या होगा, उसके लिए ZL का वैल्यू 4 प्लस जे, और मॉड निकाले तो एंगल 65, जैसे हमको काम नहीं है एंगल ऑफ नहीं मॉड 65, मॉड जेडल का वैल्यू 65 अंडर रूट, और जेडल का एंगल निकाले तो 10 इनवर्स 4/7, जिसका वैल्यू 29.74, उसको कॉस में रखे, और ये लीडिंग है एक्चुअली, तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, इतना तो पता ही है। और कॉस 29.74 निकाले तो 0.868 आया, जो कि मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो इसलिए पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, इतना सारे चीज़ पॉइंट को आप रखेंगे दिमाग में तो सही रहेगा। ओके, तो लेक्चर 7 में देखते हैं, यहाँ पे वी एस एक लगा हुआ है, वी एस के नीचे बार है, बार मतलब होता है आर एम एस वैल्यू, तो आई एस के नीचे भी बार है, और आई आर एल है, और एक आई सी है, तो एक आर एल है और एक आई सी है, तो सी में कैपेसिटर में आई सी आ रहा है। देखिए, तो वी एस का वैल्यू दिया हुआ है हमको, जो कि है 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री वोल्ट, आई एस का वैल्यू दिया हुआ है √2 एंगल ऑफ 45 डिग्री, और आई आर एल का वैल्यू दिया हुआ है 2 एंगल ऑफ माइनस π/4 का वैल्यू। और 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि पावर डिसिपेटेड अक्रॉस आर एल, मतलब रेसिस्टर के अक्रॉस कितना डिसिपेशन होगा, और करंट थ्रू आई सी कितना होगा। देखिए, आई सी निकालना बहुत ही आसान है, करंट आई सी का वैल्यू
क्योंकि देखिए अगर आई एस दिया हुआ है और आई आर एल माइनस करेंगे उसमें तो आई एस बन जाएगा। तो वही किया, आई एस का वैल्यू 2√अंडर 45 माइनस 2√अंडर-45 और प्लस आई सी इज इक्वल टू 0। तो ऐसा या फिर ऐसा कर सकते हैं कि √2 मतलब आई एस इक्वल टू आई आर एल प्लस आई सी ऐसा लिख करके छोड़ दिया। और जो √2 है, √2 एंगल ऑफ 45 डिग्री, इसको कन्वर्ट किए तो 1+J1 आ गया। देखिए ऐसा है कि 90 डिग्री तो J1 होता है और √2 जो है 1+1 का होता है, यानी कि 1+J1 ही होगा तभी जाके ऐसा वैल्यू आएगा। तो ठीक है, 1+J1 हो गया। दूसरा पार्ट इधर तो 1-J1 होगा क्योंकि माइनस 90 डिग्री का एंगल है, तो 1-J1। अदरवाइज अगर एंगल कुछ 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा रहता तो हम लोग क्या करते कि कॉस 30 डिग्री प्लस J साइन 30 डिग्री ऐसा करके इसको निकाल लेते हैं और ये हो जाता। इससे हमारा एंगल का, और बाहर जो √2 है उससे मल्टीप्लाई करते तो उसका मैग्नीट्यूड अलग निकल आता और एंगल अलग हो जाता, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू निकल आता है रेक्टेंगल फॉर्म में। ठीक है, तो रेक्टेंगल फॉर्म में सीधा कन्वर्ट होने लगता है, इसलिए कर दिया। आई सी का वैल्यू क्या हो गया, तो 1 कैंसिल हो गया और J इधर से उधर जा करके 2J बन गया और आई सी का वैल्यू हो गया 2J। तो 2J का मतलब 2 एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये दूसरे नंबर का आंसर हो गया जो 7 नंबर था। एस आर एल की देखें वैल्यू, जो आपका कॉम्प्लेक्स पावर अक्रॉस आर एल को अगर देखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, वी आर एल इंटू आई कंजुगेट ऑफ आई आर एल। ठीक है, तो वी आर एल का देखिए आई आर एल जो है इसका कंजुगेट ले लेंगे तो वो वैल्यू है इंटू वी आर एल का वैल्यू जो हो जाएगा ये दे देगा पावर अक्रॉस वी आर एन एल का दोनों के अक्रॉस। तो वी आर एल का वैल्यू दिया हुआ है 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री क्योंकि वो पैरेलल में है इसलिए सेम कॉपी हो जाएगा। इंटू आई का वैल्यू भी दिया हुआ था आई आर एल का वैल्यू, तो वो था 2 एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो दोनों को कन्वर्ट किए तो 2 इंटू, अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फेजर में है दोनों फॉर्म। तो 2√2 हो गया और एंगल हो गया 45 डिग्री क्योंकि प्लस होता है, तो इसलिए 45 डिग्री हुआ। एस आर एल की वैल्यू कितना हो गई, तो ये हो गया 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री है तो इसलिए J1 हो गया 1+J1। तो इसमें जो रियल पार्ट है वो है 1 और जो इमेजनरी पार्ट है वो है 1, यानी कि P का वैल्यू यानी कि PRL जो होता है वो है 1 वाट और QRL जो है वो है 1 वाट, नहीं 1 वोल्ट VAR मतलब वोल्टेज एम्पियर रिएक्टेंस ऐसा होता है, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टेंस। तो VAR का वैल्यू जो हमको पूछा था वो 1 वाट था कि पावर डेसिपेटेड अक्रॉस आर कितना होगा, तो 1 वाट हो गया। अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि आरएल ब्रांच में इम्पीडेंस कितना है टोटल, तो इम्पीडेंस के लिए VS/IRL। ठीक है, दोनों इमेजनरी RMS वैल्यू है तो उसके नीचे बार लगा सकते हैं। ओके, और VS का वैल्यू है और IRL का वैल्यू भी है, तो ओवरऑल 1/√2 और एंगल नीचे से ऊपर गया तो एंगल 45 डिग्री हो गया। और इसको जो है इसको क्योंकि ये फॉर्म में नहीं था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्ट इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे लिखें, इसलिए इसको ब्रैकेट किए तो 1/√2 cos 45 डिग्री प्लस J sin 45 डिग्री। तो 1/√2 1/√2 यानी कि 1/2 हो गया प्लस J 1/√2 इंटू 1/√2 तो 1/2 J2। तो P का वैल्यू हो गया, मतलब रियल का वैल्यू हो गया, वो हो गया जो R है वो हो गया 1/2 ओम, और जो इमेजनरी एक्सएल है, एक्चुअली यहाँ एल ही है तो इसलिए एक्सएल बोलेंगे, एक्सएल इक्वल टू 1/2 ओम। ये हो गया ZRL का वैल्यू। अगर हम लोग PRL निकालना चाहते तो I²RL इंटू आर कर देते तो उससे PRL अक्रॉस आर अगर निकालना चाहते सिर्फ तो अक्रॉस अगर आर निकालना चाहते तो ये निकल जाता बड़ा आसानी से। √2 आई का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब RMS का जो मैग्नीट्यूड वाला वैल्यू है वो है √2, तो √2 का स्क्वायर इंटू, देखिए RMS जो होता है वो इटसेल्फ फेजर में होता है तो उसका जो रियल पार्ट है वो रियल और उसमें एंगल होता है एक्चुअली, आर और थीटा लिखते हैं, तो आर का वैल्यू जो है वो है √2, तो √2 वाला पार्ट जो है उसको स्क्वायर करेंगे इंटू आर का वैल्यू निकाले अभी जस्ट 1/2, तो 2 इंटू 1/2 यानी 1 वाट हो गया। और QRL के लिए Q मतलब I²RL सेम वैल्यू इंटू एक्सएल का वैल्यू 1/2 निकाली तो 1/2 करने से 1 VAR आया, तो SRL का वैल्यू ओवरऑल 1+J1 आया। और इसका अगर मैग्नीट्यूड लेते तो √2 वोल्टेज एम्पियर आता जो कि अपेरेंट पावर का वैल्यू हो जाता। तो लेक्चर 8 भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि VS का वैल्यू दिया हुआ है 5/2 नहीं 5 cos t वोल्ट दिया हुआ है 5 VS का वैल्यू, और एक R है और एक L है, और पूछा है P कॉम्प्लेक्स का वैल्यू दिया हुआ है कि 3/2 और प्लस J2, ये
रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है पी कॉम्प्लेक्स का वैल्यू, पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब एस का वैल्यू एक्चुअली दिया हुआ है, एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू होता है, तो एस का वैल्यू दे दिया है। और आर और एल का वैल्यू पूछा है कि क्या क्या होगा। देखिए पी अगर एक्टिव है, पी एक्टिव की वैल्यू देखें तो वो है 3/2, पी अगर रिएक्टिव है तो उसकी वैल्यू 2 है, क्योंकि जे के बाद होता है जो क्यू होता है। तो ये हो गया। अब पी एक्टिव का फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, और पी क्यू रिएक्टिव का वैल्यू हो जाता है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू एक्सएल, ठीक है। और जो आर एम एस है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आर प्लस जे ओमेगा एल। तो एक तो देखिए वी आर एम एस का वैल्यू जो है, जो पीक दिया रहता है उसका डिवाइड बाई √2 हो जाता है, और चूंकि थीटा इसमें है नहीं, एंगल इसमें है नहीं, तो इसलिए इसमें कोई एंगल होगा नहीं, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसमें है नहीं दिया हुआ कॉस टी के साथ में। और ओमेगा की वैल्यू इसकी 1 है, तो ओमेगा अगर 1 है तो जे ओमेगा एल जो लिखते हैं उसका बदले जे एल लिख दिए, और वी आर एम एस का वैल्यू 5√2 लिखे डिवाइड बाय आर प्लस जे एल लिख दिए, ठीक है। ये फॉर्म जो लिखे, अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से क्या होगा कि 25/2 हो गया, एंगल 0 डिग्री, तो मॉड लिए हैं, सॉरी मॉड लिए हैं, इसलिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नीचे आ गया, जो रूट आया था उसकी वजह से रूट हट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया मॉड लेने के बाद। तो ये हो गया इसका वैल्यू। अब आइए आर एम एस का स्क्वायर लिए थे इंटू आर किए थे, तो हमको वैल्यू मिला था 3/2। तो बस सेम चीज़ किए कि आई स्क्वायर आर एम एस का वैल्यू निकाल लिए थे, इंटू आर किए और 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये थर्ड इक्वेशन बना। और दूसरा इक्वेशन में है, इसमें जे एक्सएल है, एक्सएल मतलब ओमेगा जे ओमेगा एल, यानी मॉड से मल्टीप्लाई होता है तो ओमेगा एल से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अब अगर ओमेगा एल से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो इसलिए एल यहाँ पे सीधा पुट कर दिया और इसके इक्वेशन नाम 3 दिए इक्वेट करके 2 से, ठीक है। और तो पहला इक्वेशन में को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसमें हो जाएगा क्या, अच्छा तो ऐसा कि हम लोग की इक्वेशन 2 को जो है उसमें डिवाइड किया इक्वेशन 3 को, तो डिवाइड करने से क्या हो गया कि 3/2 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो 3/4 हो गया बेसिकली। और इज इक्वल टू में बीच वाला जो आई आर एम एस का स्क्वायर था वो वैल्यू पूरा कट हो गया, बचा क्या, आर बाय एल बचा, यानी कि आर इज इक्वल टू 3L/4 हो गया, या फिर एल इज इक्वल टू कहें तो 4R/3 हो गया। दोनों में से कोई एक वैल्यू यूज कर सकते हैं, और उस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में अगर पुट करते हैं तो 3/2 इजकल टू एल का वैल्यू रखे हैं 4R, एल इजकल टू 4R/3, ओके, एल का वैल्यू। तो 4R/3 का स्क्वायर यानी कि 16R² ऐसा हो गया, और ऊपर में 25/2 था, और आर स्क्वायर उधर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई था, तो उसको ऊपर वाला वैल्यू को नीचे उतारे इंटू नीचे वाला वैल्यू से 9 आएगा, तो 9R² प्लस 16, तो 9 16 25R², और नीचे वाला जो 9 है ऊपर चला जाएगा, इंटू आर बचेगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, आर स्क्वायर से एक आर गया, ओके, 25 से 25 गया, और ओवरऑल 3, अच्छा 2 इधर भी है, तो 2 से इधर 2 का 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3 इजकल टू 9 बचा, और इधर एक नीचे आर बच गया, ठीक है, ओवरऑल सब कट गया, तो आर का वैल्यू 9/3 हो गया, यानी कि 3 3 9, तो 3 ओम इसका वैल्यू हो गया। अब अगर आर का वैल्यू 3 है और आर बाय एल का वैल्यू 3/4 है, तो 3 3 कैंसिल हुआ, आर का एल का वैल्यू आर हो गया, सॉरी एल का वैल्यू 4 हो गया, तो 4 हेनरी एल की वैल्यू हो गई, जो हमको निकालना था वो निकाल दिया। तो हम लोग मेथड 2 को देखते हैं। इसमें क्या है, पी कॉम्प्लेक्स का वैल्यू है, अगर इसका मॉड ले लें तो हो जाएगा 3/2 जो कि पी दिया हुआ था, प्लस क्यू जो था वो 2 दिया हुआ था, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो वैल्यू हो जाएगा 9/4 प्लस 4, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 9 यानी कि 25/4, 25/4 का बाहर निकलेगा 5/2 भी है, यानी कि ये रिएक्टिव पावर, ठीक है, नहीं अपेरेंट पावर, ओके। तो कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है कि √3² 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, उसके वजह से 5/2 भी ये मिल गया। अब भी कॉम्प्लेक्स होता क्या है एक्चुअली, कि पी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, तो पावर कॉम्प्लेक्स पावर जो एस लिखते हैं वो होता क्या है बेसिकली वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कंजुगेट। तो अगर दोनों का मॉड लें तो पी कॉम्प्लेक्स का वैल्यू हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस का मॉड, ठीक है। तो 5/2 इज इक्वल टू 5/√2 इंटू, क्योंकि वी आर एम एस का वैल्यू 5/√2 है, और आई आर एम एस का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो आई आर एम एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। तो पी का एक्टिव जो वैल्यू है, पी एक्टिव, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आई आर एम एस इंटू आर, तो 3/2 हो गया, इसका 3/2 हो गया, 3/2 पी का वैल्यू हमको दिया हुआ था इज इक्वल टू
आर का वैल्यू नहीं इंटू 1/2, अच्छा सॉरी, आर एम एस का स्क्वायर करने से 1/√2 ना आर एम एस, तो उसका स्क्वायर करने से 1/√2 आ गया, अब 1/2 आ गया तो 1/2 इंटू आर हो गया, 2 कैंसिल हो गया, आर का वैल्यू 3 ओम हो गया। और क्यू का वैल्यू देखें तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू एक्सएल होगा, क्यू का वैल्यू 2 दिया हुआ था तो आई आर एम एस का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इंटू एक्सएल, तो एक्सएल का वैल्यू हो जाएगा 4 एक्चुअली, तो एक्सएल का वैल्यू 4 हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू 1 है, तो ओमेगा एल होता है, एक्सएल का वैल्यू क्या होता है ओमेगा एल, जे ओमेगा एल, तो बेसिकली उसका मॉड पार्ट लेना है तो ओमेगा एल होगा, ओमेगा एल में भी ओमेगा का वैल्यू 1 है, चूँकि हम लोग देख चुके थे पहले, वो था साइन टी करके, 5 साइन टी था, हाँ, तो उसके वजह से तो ओमेगा का वैल्यू 1 हुआ, तो इसलिए एल का वैल्यू 4 हो गया, तो एल का वैल्यू 4 हेनरी। तो एक मेथड ये हुआ आर और एल निकालने का। एक तीसरा मेथड भी है कि पावर, कॉम्प्लेक्स पावर जो है वो है 3/2 प्लस J2 करके, ठीक है। तो अब जो एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4/3 tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइव जेड जो है उसका वैल्यू कितना निकला, फाइव जेड का वैल्यू देखें तो वो हो जाएगा 53.13, क्योंकि पावर जो होता है वो सेम रह जाता है, पावर का जितना एंगल होगा, पी कॉम्प्लेक्स का जितना एंगल होगा वो कॉस के अंदर उतना ही एंगल होता है फाइव जेड का, मतलब देखो फाइव सेम होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हम लोग एंगल निकालते हैं वही एंगल एक्चुअली कॉस फाइव करने से पावर फैक्टर निकलता है, और सेम देखिए मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है 53.13, तो अब क्या करेंगे हम लोग इसी का हेल्प करेंगे, हेल्प से क्या करेंगे कि इसका मॉड वैल्यू को हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे, तो आर और जे एल जो जहाँ पे लिखा हुआ था उसका वैल्यू आर प्लस जे एल करके उसको हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो पहला वाला है उसका मॉड जो है उसका वैल्यू, मॉड का वैल्यू उसका क्या निकल जा रहा है, अच्छा एंगल वाइज ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो ये है पहला कंडीशन, लेकिन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तीसरा नहीं कर रहा, चौथा नहीं कर रहा, चौथा का मॉड का वैल्यू निकल रहा है वो मॉड इजकल टू 5, और जो हम लोग यहाँ देखे थे इसका भी मॉड का वैल्यू 5 है, तो वी आर एम एस का वैल्यू कितना हो जाएगा इस मेथड से, नहीं हम लोग के पास जो डेटा था उसको देखते हैं, तो वो कितना था कि वी आर एम एस का वैल्यू 5/√2, आई आर एम एस का वैल्यू 1/√2 है, तो दोनों का जेड इन निकालेंगे तो वी आर एस बाई आर एम एस का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब ये 5 जो है ये दोनों के मॉड से निकलना चाहिए, यानी कि 5/3 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर अंडर रूट, तो उसको करने से जेड का वैल्यू 1 नहीं आ रहा, पहला कंडीशन दूसरे में भी नहीं आ रहा, तीसरे में भी नहीं आ रहा, चौथे में आ रहा है, पहले में और चौथे में आ रहा है, लेकिन पहला का एंगल सेटिस्फाई नहीं किया, दूसरे के चौथे वाले का दोनों सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए चौथा आंसर हुआ, ठीक है। और 5 जेड इन का वैल्यू 5s होता है, यानी कॉम्प्लेक्स का एंगल जितना होता है उतना ही जेड इन का भी एंगल होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों जो है सेम फेज में होता है, जबकि पावर फैक्टर जो है उसका फाई जो होता है प्लेन फाई, मतलब जो पावर फैक्टर के लिए डिनोट करते हैं वो मैच नहीं करता है जेड इन के साथ, वो इन्वर्स हो जाता है, मतलब बेसिकली माइनस होता है, इन्वर्स नहीं होता है, लेकिन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होता है। लेकिन वाई का जो एंगल होता है, वाई एंगल ऑफ वाई फाई वाई, उसका वैल्यू 5s के बराबर होता है, ये है पहले का चीज़ जो याद कर सकते हैं। थैंक यू। तो लेक्चर हम लोग 9 देखते हैं, इसमें एक 12 एंगल ऑफ 12√5 कॉस 4t करके दिया हुआ था, तो इसमें वी आर एम एस की वैल्यू कितनी होगी, 12√5 डिवाइड बाई √2 की पीक वैल्यू से उसको डिवाइड करने से वी आर एम एस आ जाता है, जबकि ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड हो गया, क्योंकि वो 4t करके दिया हुआ था। अब पूछा क्या है इसमें कि द कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स विल बी, तो कॉम्प्लेक्स पावर एस डिलीवर्ड बाय सोर्स, तो वो कितना होगा, मतलब ओवरऑल हमको एस चाहिए, एस मतलब होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस का कंजुगेट, और तो इसमें जितना भी है सबको रिएक्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम उसका जेड निकाल सकें, और आई आर एम एस को वहाँ से शो कर सकें कि ये करंट फ्लो हो रहा है वोल्टेज सोर्स से, तो आई आर एम एस को हम लोग इनफ्लो करा करके भी जेड इन का वैल्यू, इसलिए 200 को कन्वर्ट करना होगा, तो 2 जे ओमेगा एल, तो जे ओमेगा का वैल्यू 4 है, तो 4 रख दिया इंटू 2, तो 4 दूना 8 जे 8 ओम इसका वैल्यू है। अब इस दोनों को पैरेलल रख के प्लस करेंगे 4 के साथ, तो उससे जेड निकल जाएगा, वही वो 8 + 8 जेड +4 कर दिए, तो पैरेलल का वैल्यू निकाले +4। अब 8 दोनों में कॉमन था, इसलिए कॉमन लेकर के ऊपर का एक 8 हटा दिया, नीचे का दोनों 8 हट के 1 आ गया, तो ओवरऑल फिर इसको सॉल्व किए तो हमको आ गया एंगल का वैल्यू 16 + √144, इसका वैल्यू डिवाइड बाई √2 करने से √80 आया, और एंगल आ गया ऊपर वाली वैल्यू से नीचे का वैल्यू माइनस करने पे 26.56 आया। अब देखिए आई आर एम एस का वैल्यू पता जेड इन का पता हो गया, तो आई आर एम एस निकालने के लिए वी आर एम एस बाय जेड इन करते हैं, तो ऊपर में 0 डिग्री एंगल के साथ जो वोल्टेज दिया हुआ था उसमें डिवाइड बाय 80 एंगल ऑफ 26.56, आई आर एम एस का वैल्यू निकला 2.12 एंगल ऑफ -26.56। अब आई आर एम एस का कंजुगेट लेना होता है, क्योंकि जेड जो एस जो है वो
एस का एंगल जो है वो पॉजिटिव होता है, मतलब इन फेज होता है विथ आरएमएस के कंजुगेट के साथ, इसलिए तो आरएमएस का कंजुगेट लिए तो माइनस जो था प्लस हो गया, और भी आरएमएस का वैल्यू जो उनको दिया हुआ था, मतलब दिया नहीं था, निकाले थे 12 रूट 5 डिवाइड बाई रूट 2 करके इंटू 12 टू 1.212 एंगल ऑफ 26 डिग्री, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, और फिर एंगल जो है 0 डिग्री प्लस 26.56 डिग्री, ओवरऑल ये वैल्यू निकला 36 प्लस J18 का VA मतलब वोल्टेज एम्पियर का वैल्यू निकला एस का 36 प्लस J18। ओके, ये वैल्यू निकला, ये आंसर हो गया हमारा। चूँकि इसमें एंगल नीडेड था इसलिए हम लोग एंगल को आगे बढ़ाया, अदरवाइज हम लोग एंगल को आगे नहीं बढ़ाते तो भी चलता। और ये निकालने के लिए हम लोग कैलकुलेटर का यूज किए होंगे, अदरवाइज हम लोग ऐसे करते कि जो बाहर में एंगल लिखा हो उतना रहने देते, और कॉस्ट एंगल कॉस्ट 26.56 प्लस J साइन 26.56 दोनों का वैल्यू निकाल के बाहर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करते, तब जाके ओवर हियर ये वैल्यू निकलता। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें 100 एंगल ऑफ 0 डिग्री है, और IRMS का वैल्यू ZN का वैल्यू बेसिकली निकालना है, ZN निकालना है नहीं, S का वैल्यू निकालना है। क्या पूछा है? एपरेंट पावर सप्लाइड बाय सोर्स इज, सोर्स का एपरेंट पावर कितना सप्लाई होगा, एपरेंट पावर होता है S, तो S इक्वल टू P प्लस JQ होता है। P का वैल्यू, P को बोलते हैं एक्चुअल पावर या रियल पावर, और Q को बोलते हैं रिएक्टिव पावर, तो S को बोलते हैं एपरेंट पावर ओवरऑल मिला के। तो इसलिए ZN का वैल्यू निकालने के लिए जो -J30 है, J एक और चीज़ देख रहे होंगे आपकी, इसमें एंगल दिया है 0 डिग्री, ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू नहीं दिया है। अगर ओमेगा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसमें आप जो रिएक्टेंस नहीं, मतलब कैपेसिटेंस नहीं दे करके वो रिएक्टेंस दे दिया है, या इंडक्टेंस नहीं दे करके रिएक्टेंस दिया है। ये इसलिए किया है क्योंकि ओमेगा का वैल्यू आपको ऑलरेडी वो नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालते J ओमेगा L करके, और जब तक नहीं निकालते जेड इन कैसे निकाल पाते दोनों को पैरेलल करके, ठीक है, इसीलिए दे दिया है वो J ओमेगा J और इसके, तो इसलिए ओवरऑल वो वैल्यू नहीं दिया। तो हम लोग निकालते हैं जेड का वैल्यू, तो 40 माइनस J30 पैरेलल विथ J50, तो ये हो गया ओवरऑल इसका जेड का वैल्यू। तो पहले पैरेलल का इक्वेशन लिखे, फिर उसमें 50 जो J बाहर में मल्टीप्लाई था उसमें से 50 का 10 को नीचे से दोनों जीरो से कटा दिए, क्योंकि 10 ऊपर में मान लीजिए, और इस दोनों से कॉमन लेके 10 निकाल लिए, दोनों को काट दिए, तो ऐसा ही है। फिर J को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 को बाहर रहने दिए, तो J40 हो गया, और J मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, +1 30 के साथ प्लस 30 हो गया, और बाहर में अच्छा नीचे जो वैल्यू थी ना 4 प्लस J2, इसको रैशनलाइज कर लीजिए, तो नीचे हो गया 16 प्लस 4, और ऊपर चला गया 4 माइनस J2, और ओवरऑल ऊपर के वैल्यू को एक साथ रखिए, और नीचे जो 20 हुआ 5/20, तो इसलिए 1/4 हो गया, और ओवरऑल जो वैल्यू ऊपर बची हुई है उसमें से 10 बाहर लेंगे तो 3 प्लस J4 बचेगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 माइनस J2 के साथ, और बाहर में 10/4 है यानी 5/2 है, ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस J6 प्लस J इतना, फिर 5/2 बचेगा, और उसका वैल्यू 20 प्लस J10 बचेगा, और जेड का वैल्यू 50 प्लस J12 हो गया। देखिए जेड इन निकाल लिए, अब इससे IRMS निकालेंगे क्योंकि VRMS दिया हुआ है हमको, IRMS निकालेंगे, और IRMS VRMS दोनों को मिला के S निकाल लेंगे। वही किए हैं कि IRMS का वैल्यू 100 डिवाइड बाई 50 प्लस J इतना, और चूँकि ऊपर वाला पोलर फॉर्म में है, नीचे वाला रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो 25 को बाहर 25 को बाहर लेकर के 2 प्लस J1 कर दिया, और उसका फिर एंगल निकाले, और फिर ओवरऑल सॉल्व किए तो हमको आ गया 4/√5 एंगल ऑफ -36.25 डिग्री। और IRMS का कंजुगेट लेते हैं क्योंकि कंजुगेट का जरूरत पड़ता है। हालांकि हमको यहाँ पे चाहिए सिर्फ मॉड वैल्यू, तो सिर्फ मॉड वैल्यू पूछा था, एपरेंट पावर का मॉड वैल्यू, तो एंगल नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग एंगल के साथ कुछ नहीं करेंगे। ऐसे भी करते तो क्या निकला है, V का वैल्यू 0 डिग्री है, और एंगल जो है कंजुगेट करने के बाद 26 डिग्री, तो 26 डिग्री एंगल में आता है। अदरवाइज हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो VRMS का मैग्नीट्यूड 4/√5, और VRMS का वैल्यू 100 आ जाएगा, और नहीं 100/√2 आना चाहिए ना, अच्छा सॉरी, हाँ रेक्टेंगल फेजर फॉर्म में जो रहता है वो वैल्यू खुद में ही RMS वैल्यू रहती है, तो ठीक है, तो इसलिए हम लोग 100 इंटू 5/√2, तो ये वैल्यू भी फेजर के फॉर्म में, तो एग्जैक्ट ये वैल्यू भी आपका RMS के फॉर्म में है। दोनों को मल्टीप्लाई किया 400/√2 आया, जो कि S का वैल्यू है, इसका वैल्यू 178.8 वोल्टेज एम्पियर, ये हो गया इसका वैल्यू। थैंक यू। अगर इसका एंगल निकालने बोलता तो वो निकालने के साथ साथ इसका हम फेजर लीडिंग लैगिंग वो भी बता सकते थे, ठीक है, जिसका ऐसा बिहेवियर था। जैसे इस सर्किट का देखते तो ये सर्किट जो है आई इसमें लैगिंग है,
आई लैगिंग है तो पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा। तो ऐसे करके निकाल सकते थे दोनों सर्किट के लिए कि फेजर लीडिंग है और पावर फैक्टर कितना है। तो एक लेक्चर 10 है वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एक एसी सोर्स लगा हुआ है और इसमें एक आर है, सी है और नीचे एक सी है, और उसके अलावा फिर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है 200 वोल्ट का, और एक्सेल और आर करके दो अननोन है, रेसिस्टेंस और एक इंडक्टेंस। और इसमें बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया कि 10 ओम का एक करंट है जो पास कर रहा है, और उसके बाद 1 एम्पियर के करंट में 2 एम्पियर का करंट जो है वो इनकमिंग है, और एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसका 200 वोल्ट रीडिंग ले रहा है वो। तो देखिए इसमें दो जो इन्फॉर्मेशन है कि वोल्ट मीटर अक्रॉस द लोड रीड्स 200 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ एक्सेल इज तब जब टोटल पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट इज 1 किलोवाट। 1 किलोवाट यानी कि पी टोटल जो वहाँ से डेसिपेट हो रहा है, क्योंकि एक ही सोर्स लगा हुआ है, बाकी जो दूसरा है वो तो लोड को इसको रीडिंग बस ले रहा है, तो वो थोड़ी ना अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। तो ठीक है, तो एसी सोर्स का जो पावर डेसिपेशन है वो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट है। तो अब पहला चीज़ जो हम लोग देखेंगे कि 1 के पास आते हैं, यहाँ पे पावर डेसिपेशन कितना है, 2 एम्पियर का करंट उससे पार कर रहा है, और वो 1 जो है मैंने दूसरे पेज के 1 लिख के बनाया है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, और 2 का स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। ओके, तो इसका वैल्यू 4 वाट आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो हमको नहीं पता कि ये जो एसी सोर्स है ये एक्चुअली क्या है, मतलब वो आरएमएस वैल्यू है या नहीं है। तो उसको पता लगाने के लिए एक यूज करते हैं हम लोग, जो कि ये है कि एनी एसी सर्किट द वोल्ट मीटर इज इंस्टॉल टू मेज़र द आरएमएस वैल्यू। किसी भी एसी सर्किट में अगर कोई वोल्ट मीटर लगाया जाता है तो उसका काम होता है आरएमएस वैल्यू को मेजर करना, और डीसी सर्किट में अगर वोल्टमीटर को इंस्टॉल किया जाता है तो वो एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी को रीड करता है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसका काम तो वैसे है नहीं अभी, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे यूज करेंगे कि हम लोग इसको आरएमएस वैल्यू लिए तो करंट जो निकला वो भी आरएमएस करंट ही रहा। तो 10 एम्पियर जो है वो आरएमएस करंट हुआ, तो उसी वजह से 2 एम्पियर भी आरएमएस करंट है, इसलिए 2 रखने दिए, नहीं तो 2/√2 हो जाता अगर उसके साथ कोई साइन वाइन का ऐसा कोई चक्कर रहता तो। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब R1 ओम का जो पावर है वो हो गया 4 वाट। अब दूसरा सर्किट में आते हैं। देखिए दूसरा चीज़ में कि जो वोल्ट मीटर लगा हुआ उसके अक्रॉस जो करंट जाएगा वो 0 एम्पियर जाएगा। तो ओवरऑल हम 10 के अंदर घुसे, 10 लेके घुसे, तो उसमें 2 एम्पियर ऊपर चला है, नीचे वाले का हमको पता नहीं है, 8 नहीं बोल सकते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे करंट वैरी कर जाता है, क्योंकि इंडक्टर रिएक्टेंस के केस में हम लोग साफ साफ नहीं बता सकते कितना गया कितना नहीं। तो इसलिए तो 10 एम्पियर बाहर वहाँ से आया, इतना तो तय है, क्योंकि एक सर्किट है उसके अंदर जितना जाएगा उतना ही बाहर आएगा। तो ओवरऑल वो हो गया, और 0 एम्पियर नीचे आ रहा है, ओवरऑल 10 एम्पियर दूसरी तरफ चला गया, जो कि 3 नंबर का जो बॉक्स है उसके अंदर चला गया, और ओवरऑल वो घूम के वापस 10 एम्पियर वापस चला गया। तो ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं कि जो आर लगा हुआ है, आर की वैल्यू कितनी होगी पावर इसके। तो 10 एम्पियर तो घुसा है, ये हमको पता है, आर की वैल्यू नहीं पता, इसलिए 10 स्क्वायर इंटू आर यानी कि 100 आर वाट जो है ये पावर कंज्यूम किया। तो 2 हो गया। अब 3 देखते हैं कि ओवरऑल ये वी और आर एल सर्किट जो है कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो इसके लिए हमको चाहिए कि पावर अक्रॉस अगर मिल जाए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि पी आर की वैल्यू, पी आर इजकल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर की है। तो इसमें चलिए पी टोटल करते हैं, पावर टोटल करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो थर्ड वाला पार्ट है उसका देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि P1 एम्पियर जो उससे पार किया, P1 ओम जो पार किया वो था 4 वाट, प्लस पी आर जो सेकेंड वाला साइड था वो कितना किया है, तो वो किया है 100 आर। ओके, 100 आर। पावर टोटल जो कंज्यूम किया है तो वो है 1000। तो 1000 इज इक्वल टू, पता नहीं यहाँ पे रिएक्टेंस में जो एल लगा हुआ है और सी लगा हुआ है, इस दोनों में पावर का कंजम्पशन क्यों नहीं दिखाया गया। हालांकि रिएक्टेंस तो करता है कंज्यूम, लेकिन ठीक है जो भी है। तो यहाँ पे हम लोग जो निकाले हैं वो ऐसा है कि पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट एज 1000 किलो ओम। तो पावर टोटल जो हो गया, जो एब्जॉर्ब हुआ होगा वो हुआ होगा, पावर टोटल का वैल्यू 1000 इज इक्वल टू 4 प्लस 100 आर, जो कि आर जो है दूसरे पार्ट से है, और आर 1 ओम वाले से पहला 4 निकला, 4 वाट। तो दोनों को ऐड किया है तो 104, मतलब सॉरी 4 उस तरफ गया तो 996 इज इक्वल टू 100 आर। आर का वैल्यू 9
9.96 ओम निकल गया। अब जेड एल देखें, जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें आर की वैल्यू पता है, और जेड एल को अगर देखें तो वो होता है वी आर एल बाई आई आर एल। तो आई आर एल का वैल्यू पता था 10, और वी जो है उसके अक्रॉस का वोल्टेज है जो कि वोल्टमीटर लिया है रीडिंग, तो 200 डिवाइड बाय 10 किए तो 20 ओम आ गया उसका इम्पिडेंस, उस दोनों को मिला के आर एल का। ठीक है, अब आर एल का जो जेड आर एल लिखते हैं वो लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। अब आर का वैल्यू हमको पता है 9.96, और जेड एल का वैल्यू 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, प्लस एक्स एल का वैल्यू नहीं पता, तो एक्स एल का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा 400 माइनस 9.96 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो उसका वैल्यू आ गया 17.34 ओम। ये हमको पूछा था बेसिकली एक्स एल का वैल्यू क्या होगा, तो ये तो निकाल लिए, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि ये जो एक्सेल है ये लोग पावर कंज्यूम क्यों नहीं करेगा, तो इसका वैल्यू अभी जानना है। ठीक है, बाद में देखते हैं। और अगर पूछे था कि पावर फैक्टर जो लोड था उसमें पावर फैक्टर कितना होता, तो आर बाई जेड हो जाता, तो आर का वैल्यू 9.96 डिवाइड बाई जेड का वैल्यू ओवरऑल तो वो 20 है, तो 0.498 लैगिंग होता है, क्योंकि ये आर एल जो है ये लैगिंग है, एल जो होता है लैगिंग होता है इसलिए। तो लेक्चर 11 देखते हैं। इसमें सोर्स का वैल्यू 230 वोल्ट दिया हुआ है, ये आरएमएस है, और क्वेश्चन जो पूरा स्टेटमेंट के फॉर्म में है, फिगर विगर बना हुआ नहीं था। तो और दूसरा क्या कहता है स्टेटमेंट कि 2 लोड्स वेर इन पैरेलल, और तीसरा कहता है फर्स्ट लोड 10 किलोवाट एट 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर, सेकंड लोड 10 किलो वोल्ट एम्पियर एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड बाय सोर्सेज, टोटल कॉम्प्लेक्स पावर जो डिलीवर करेगा सोर्स वो कितना होगा, जबकि ये कंडीशन है। सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स जो दिया था बाहर बना लिया, और दोनों पैरेलल में बोला है, तो पैरेलल में दो लोड बनाए। एक लोड में P1 का वैल्यू, क्योंकि किलोवाट में था तो P1 होगा, अगर VA में रहता तो S1 लिखते, तो P1 में है तो इसलिए P1 इक्वल टू 10 किलो वोल्ट एम्पियर, तीनों 10 किलो वाट, 3 किलो वाट क्योंकि P1 है, और एक्टिव पावर है इसलिए, और पावर फैक्टर 0.8 लीड लिख रही है। ठीक है, सेकंड वाले में बोला है कि 10 किलो वोल्ट एम्पियर, तो यहाँ पे S2 का वैल्यू दे दिया है बेसिकली, तो S2 इक्वल टू 10 किलो वोल्ट एम्पियर, और पावर फैक्टर 0.8 लैग कर दिया। अब I1 I2 दो RMS करंट इसमें गए, लोड 1 लोड 2 बना दिया, और बेसिकली हमको चाहिए क्या कि S जो चाहिए हमको इसका चाहिए, वो होता क्या है, वो होता है VRMS इंटू RMS का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये दोनों हमको चाहिए, ये वोल्टेज एम्पियर का इसका ये होता है, तो ओवरऑल चाहिए हमको ये। अब देखिए एक S1 दिया, दूसरे मतलब पहला जो लोड 1 है उसका S1 नहीं दिया है, लेकिन दूसरे वाले का S2 दे दिया है, तो हम लोग S1 S2 से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको सिंपल मेथड में कैसे डील करेंगे वो देखते हैं। तो जो P1 दिया हुआ है, P1 का वैल्यू होता है, वो होता है V1 मतलब VRMS I1 RMS 1 हटा देते हैं चलिए, तो I1 RMS cos फाई, अब VRMS तो कॉमन है, अच्छा हाँ, तो P1 इज इक्वल टू VRMS इंटू I1 RMS cos फाई, तो P1 का वैल्यू दिया हुआ था 10 किलोवाट, तो इसलिए 10,000 हो गया वो, और VRMS का वैल्यू दिया हुआ 230, RMS नहीं दिया था 0.8, cos फाई का वैल्यू लीड लैग वो बाद में देखेंगे, वो थीटा डिटरमिन करने के काम आता है। ठीक है, तो ऐसा हो गया, तो अब RMS का वैल्यू कितना हो गया 4.8, ये डिवाइड करने 10,000 डिवाइड बाय 0.8 इंटू 230 डिवाइड करने से आता है ये 54.34 एम्पियर मैग्नीट्यूड में, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में नहीं है, मतलब फेजर के फॉर्म में नहीं है ये, तो फेजर फॉर्म में लाने के लिए एंगल जो वहाँ पे यूज किए थे उसको इस्तेमाल करेंगे। 0.8 जो एंगल होता है वो cos फाई का वैल्यू होता है, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाता है 36 डिग्री। अब ये देखिए ये था लीड अगर ये था तो RMS का वैल्यू भी लीड करेगा, पावर फैक्टर अगर लीड है तो I भी लीड करेगा, तो इसलिए प्लस 36.86 ये इसका फेजर में वैल्यू हो गया। दूसरा एक चीज़ ये कर सकते थे कि cos फाई का वैल्यू अगर हमको दिया हुआ था तो उसका वैल्यू होता है, क्योंकि देखिए हम लोग लिखते क्या है P1 इक्वल टू नहीं S1 इक्वल टू P1 cos फाई, ऐसा लिखते हैं, S1 इज इक्वल टू P1 नहीं सॉरी ऐसा लिखते हैं P1 इज इक्वल टू S1 cos फाई, ओके, और S का वैल्यू हो जाता है VRMS IRMS, और cos फाई से cos फाई डिटरमिन होता है अपना। ठीक है, तो ऐसा होता है P1 इक्वल टू S1 cos फाई, ऐसा होता है, तो इसीलिए cos फाई का वैल्यू ले सकते हैं P1 बाय S1, तो 0.8 इज इक्वल टू 10,000 बाय S1, तो ये आया 12,500 वोल्टेज एम्पियर, ये आपका मैग्नीट्यूड बन रही है। ठीक है, अगर आप ऐसा लिख देते हैं कि 12,500 इज इक्वल टू V1 RMS का कॉन्जुगेट
IRMS का कंजुगेट, तो ये आपका लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि ये IRMS का कॉन्जुगेट फॉर्म में है, और ये जो IRMS कॉन्जुगेट है ये एक फेजर वैल्यू होगा, भले अपोजिट होगा, IRMS का अपोजिट होगा, लेकिन ये फेजर वैल्यू है, जबकि आप जो लिखे हैं वो मैग्नीट्यूड है। तो इसीलिए हम लोग दूसरा लाइन लिखे हैं कि इसमें VRMS का वैल्यू भी रख दिए क्योंकि वो भी एक फेजर वैल्यू है, एंगल 0 है उसका। तो ये हो गया। अब ओवरऑल हमको लिखना क्या चाहिए था, वो लिखना चाहिए था S1 का वैल्यू ये होता कि मतलब जो S1 है वो क्या होता, तो वो होता 12,500 और एंगल उसका होता -36.86। ये इसलिए होता है क्योंकि पावर फैक्टर लीडिंग है तो S जो होता है वो लैगिंग हो जाता है, तो इसलिए लैगिंग है। तो ये हो गया। अब जो हम लोग को ओवरऑल 12,000 इक्वल टू 230 I1 RMS लिखे थे, उसको लिखना था 12,500 एंगल ऑफ -36.86 इज इक्वल टू 230 एंगल ऑफ 0 इंटू I1 RMS। अब देखिए I1 RMS का यहाँ से वैल्यू लेंगे तो आ जाएगा डिवाइड करने से 12,000 डिवाइड बाई 300 होगा, और एंगल -36.86 -0, तो वही रह जाएगा। तो ये 54.34 होगा, एंगल ऑफ -36.86। तो I1 का वैल्यू, क्योंकि RMS कंजुगेट का वैल्यू था, RMS का वैल्यू हो गया 54.36 एंगल ऑफ 36.86 डिग्री। ये हो गया पॉजिटिव होकर के। तो I1 का वैल्यू पता चल गया। अब लोड 2 में देखें तो वहाँ पे पावर फैक्टर का वैल्यू 0.8 था और S2 का वैल्यू 10 किलो वाट एम्पियर करके दिया हुआ था, 10 किलो वोल्ट एम्पियर ऐसे था S2 का वैल्यू। ओके, तो P2 बाय S2 यहाँ भी कर सकते हैं सेम फार्मूला लगा के। तो P2 का वैल्यू यहाँ पे अननोन है, S2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो S2 इंटू 0.8 करेंगे, S2 का वैल्यू 10 है, तो 10 किलो है एक्चुअली, 10 किलो। तो ये हो गया, तो 0.8 इंटू 10 यानी कि 8 किलो वाट, ये वैल्यू इसका हो गया P2 का। अब ये भी मैग्नीट्यूड है बेसिकली। हालांकि हाँ, P1 का वैल्यू तो मैग्नीट्यूड ही होता है, वो भी एक सही बात है। तो यहाँ पे सीधा 8000 को यूज कर सकते हैं क्योंकि जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें S का वैल्यू जो है अननोन था, तो S जो होता है वो किलो वोल्ट एम्पियर में होता है, तो वोल्ट एम्पियर के लिए उसमें J चाहिए, तो वो तो था नहीं, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहे थे, इसलिए हमको दोबारा उसको फाइनल वैल्यू को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके फेजर फॉर्म में लिखना पड़ा। जबकि यहाँ पे नहीं चाहिए, ये जो एक्टिव पावर होता है वो रियल पावर होता है जो कि R से बना होता है, तो इसलिए इसमें नहीं चाहिए। तो S2 का वैल्यू लिखे, P2 का वैल्यू लिखे 8000 इक्वल टू 230 I2 RMS इंटू 0.8। I2 का वैल्यू हो गया 43.43 एम्पियर मैग्नीट्यूड में। अगर इसका एंगल लेना चाहे तो वो हो जाएगा 0.8 का, चूँकि ये लैगिंग है यहाँ पे, तो लैगिंग की वजह से यहाँ पे -36.86 आया क्योंकि ये लैगिंग है यहाँ पे, हाँ लैगिंग पावर फैक्टर इसलिए। तो RMS का वैल्यू क्या हो गया, जो टोटल RMS है वो मिल गया हमको, पहला निकाल चुके थे, दूसरा यहाँ निकाले, तो I1 RMS प्लस I2 RMS दोनों मिला के I1 हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना हो गया, तो 54.34 जो पहली बार था, एंगल 36.86, और इस बार आया 43.47 एंगल ऑफ -36.86। लेकिन देखिए यहाँ पे दोनों फेजर क्वांटिटी है, फेजर क्वांटिटी आपस में ऐड नहीं होता है, जब भी होता है ये मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट डिवीजन होता है। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन तो यहाँ करना नहीं है, हमको प्लस करना है, तो इसके लिए हम लोग इसको जो इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करेंगे, मतलब 54.34 एंगल ऑफ मतलब इनटू कॉस 36.86 प्लस जे साइन 36.86 ब्रैकेट में दोनों का। तो ऐसा करने से हमको मिला 78.25 प्लस जे 6.252, दोनों को ऐड करने से, बेसिकली दोनों क्वांटिटी को कन्वर्ट करके फिर ऐड डायरेक्ट ले लिए हैं यहाँ कैलकुलेटर से, इसीलिए। और ओवरऑल फिर इस जे को जो है कन्वर्ट कर दीजिए एंगल में, तो उसके लिए हो जाता है 78.54 एंगल हो गया, नहीं आर का वैल्यू हो गया। और ये आर बेसिकली निकलता है ऐसे कि पहले आप रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर रूट लेकर के इसके वैल्यू को निकालते हैं, तो ये हो गया। और जो एंगल निकलता है, जो एंगल इधर लगा हुआ है वो होता है एंगल इक्वल टू 10 इनवर्स 6.52 डिवाइड बाय 78.25, उसका एंगल जो होगा वही एंगल यहाँ पे 5.78 एम्पियर करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो RMS का वैल्यू हमको ओवरऑल मिल गया, कितना RMS करंट निकल रहा था, कितना वोल्टेज था, ये दोनों पता चल गया। अब RMS का कॉन्जुगेट लेंगे तो S का वैल्यू पता चल जाएगा, तो 230 इंटू एंगल 78.52 एंगल ऑफ -4.676, ये वाला वैल्यू, क्योंकि कंजुगेट लेना होता है S की जगह, तो इसीलिए, क्योंकि IRMS जो होता है ना वो पावर फैक्टर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए एंगल को सही करने के लिए, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन एंगल उसका अपोजिट होता है RMS का S के कंपैरिजन में, इसलिए RMS का कंजुगेट लेते हैं तो कि वो दोनों फेज में आ जाए, इन फेज में लाने के लिए। तो इसलिए S का जो इन फेज में वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब RMS का वैल्यू, अरे RMS का कंजुगेट का वैल्यू, इसलिए तो RMS का वैल्यू भी RMS का दोनों का वैल्यू रखे, मल्टीप्लाई किए, तो ये वैल्यू आया जो कि है
18,000 माइनस जे 1500 वोल्टेज एम्पियर। तो इसको फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, 18,000 प्लस जे 1500, तो इसी को लिख दिया 18 माइनस जे 1.5 बाहर में किलो वोल्ट एम्पियर। ये वैल्यू फाइनल हो गया आंसर। ये करने की जगह मेथड 2 भी इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे IRMS का वैल्यू देखे कि I1 RMS प्लस I2 RMS था, उस तरह IMS का कंजुगेट भी उसी तरह होता है, I1 RMS प्लस I2 RMS का कंजुगेट, दोनों का सम। तो V का वैल्यू हम लिखते हैं VRMS इंटू IRMS कंजुगेट। तो इसी तरह S का वैल्यू क्या लिख देते हैं कि VRMS और IRMS प्लस IRMS 1 प्लस IRMS 2 दोनों का कंजुगेट, ये लिख सकते थे हम। तो अब इसी चीज को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा S इक्वल टू S1 प्लस S2। तो ये कब होता है? जब लोड्स आर इन पैरेलल, टोटल कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स पावर्स। इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स पावर का सम दोनों जुड़ जाता है जब कॉम्प्लेक्स में पावर लिखा होता है। तो इस क्वेश्चन में S2 का वैल्यू हमको दिया हुआ था 10 किलो वोल्ट एम्पियर, पावर फैक्टर 0.8 था, और फाई का वैल्यू इसका लैगिंग होने की वजह से माइनस 36.86 था। तो इसलिए सीधा लिख सकते थे S2 इक्वल टू 10K और एंगल होता था 36.86। चूंकि ये S2 के उल्टा होता है, पावर फैक्टर के उल्टा होता है S का एंगल, इसलिए वो 36.86 पॉजिटिव हो गया। और दूसरा वाला जो वैल्यू है वो था S1 का वैल्यू, जो P1 दिया हुआ था हमको और पावर फैक्टर दिया था, उससे हम लोग निकाल लेते बेसिकली, जो फर्स्ट मेथड यूज किए थे उसी को यूज करके। तो S1 का वैल्यू 12.5 किलो वोल्ट एम्पियर, वो जो निकला वो ले लेते हैं, और एंगल उसका माइनस 36.86 S का वैल्यू हो जाता है, S1 का वैल्यू। और ये दोनों को सीधा यहाँ पुट करते और दोनों को ऐड कर लेते, सॉरी ऐड नहीं कर सकते थे, जे के फॉर्म में ऐड होता, हाँ जे के फॉर्म में दोनों को ऐड करते हैं और फाइनली आंसर आ जाता हमारा 18 माइनस जे 1.5 किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये बहुत शॉर्टली निकल जाता है, लेकिन पहले वाले मेथड में हमको सब कुछ एकदम जो बेसिक लेवल होता है उससे निकालना पड़ा। जब आप समझने लगते हैं तो आप सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं। थैंक यू। तो लेक्चर 12 देखते हैं हम लोग। इसमें हमको लिंक क्वेश्चन मिला है, ए और बी दो पार्ट है इसका, और गिवन है कि V1 का वैल्यू 220 वोल्ट है, V2 का वैल्यू 132 वोल्ट है, V3 का वैल्यू 136 वोल्ट है, और ये तीनों वोल्टमीटर का रीडिंग है। वोल्टमीटर का रीडिंग AC सर्किट में बाय डिफॉल्ट जो है वो RMS वैल्यू होता है। तो ये हो गया। अब R और RL और RX मतलब वो इंडक्टिव पार्ट है, तो दोनों को मिला के जो है RL और RX दोनों मिलके लोड पार्ट बनाता है। और तो लोड पार्ट के क्रॉस हम लोग VRL करके वोल्टेज के क्रॉस लोड रेसिस्टिव के क्रॉस लगा दिए, वोल्टेज अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस ये, और VL जो है वो L के क्रॉस लगा दिया। V3 दोनों का कंबाइंड वैल्यू है, तो VRL टोटल को अगर नाम दे VRL, तो VRL की वैल्यू V3 हो गई। देखिए VR और L कैपेसिटेंट में वो अलग चीज है, वोल्टेज ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ लोड पार्ट वो हुआ, और यहाँ पे VRL है जो, ये इसका मतलब हुआ वोल्टेज ऑफ रेसिस्टर एंड इंडक्टर कंबाइंड टुगेदर। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए तो V1 जो है, V1 जो ओवरऑल वोल्टेज है V1, वो दैट इज नॉट इक्वल टू V2 प्लस V3, क्योंकि इसमें इंडक्टिव सर्किट है, मतलब ये सिंपल सर्किट नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल सम एल्जेब्रिक सम नहीं होगा, इसमें फेजर सम होगा। और ना ही V1 इज इक्वल टू, ना कि R, देखिए इसमें पहले वाला पार्ट में भी R है, दूसरे वाले पार्ट में भी R है। अगर इसमें R और L अलग अलग रहता तो हम लोग ऐसा लिख सकते थे V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर। यहाँ पे ये भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी R है उसके अंदर भी R है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी वैलिड नहीं होगा। तो ओवरऑल इसमें पूछा गया है द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज, पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज क्या होगा? देखिए अधिकतर हम लोग को सोर्स पावर फैक्टर पूछता है या इनपुट पावर फैक्टर, तो यहाँ पे लोड पावर फैक्टर पूछा है, ये यूनिक है। फिर दूसरा कंडीशन बोला है कि RL का वैल्यू अगर 5 ओम हो तो अपेरेंट पावर कंज्यूम कितना होगा लोड में। तो ये दो क्वेश्चन हमको, तो पहला जो लोड वाला पार्ट है उसका हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखिए आई रेफरेंस में लिए VRL, L खड़ा हो गया तो VL खड़ा हो गया, VRL जो है L पार्ट, R पार्ट जो है वो I के साथ रहता है और VL पार्ट लीड करता है, तो वो हो गया। तो V3 जो होगा वो एक्चुअली ये है, दोनों का ये है रिजल्टेंट है, तो VRL का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर अंडर रूट, और फाई L जो है वो उसका एंगल है, तो फाई L क्या हो गया? एंगल बिटवीन V3 एंड I, और ये लैगिंग पावर फैक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ऑब्वियस इंडक्टर लगा हुआ है तो लैगिंग होगा। और फिर दूसरा वाला पार्ट जो बना है इसमें टोटल सर्किट बना लिया। तो पहला जो लोड वाला पार्ट था वो तो था ही, प्लस जो V1 जो है, V1 एक्चुअली रिजल्टेंट है किसका किसका? तो V2 प्लस VRL का। RL एक्चुअली उसमें लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस जो लगा हुआ वो है, लेकिन वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है RL को। RL मतलब यहाँ पे V3 है बेसिकली, ये VRL जो है इक्वल टू V3 में लिख ही देता हूँ, हाँ तो VRL, तो V2 प्लस V3 है बेसिकली नीचे में, नहीं V3 तो ऊपर है, रिजल्टेंट है दोनों का, कैसे लूँ इसको?
सॉरी मेरे से गलती हो गई। तो जो सामने आया वो ये है कि वी आर का रेसिस्टेंस वाला पार्ट जो है उसका प्लस V2 दोनों मिला के, क्योंकि दोनों ये रियल पार्ट है इसलिए VRL जो रियल पार्ट है और प्लस V2 जो रियल पार्ट है, तो उस दोनों का सम और एंगल जो ऊपर में VL गया है उसका दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो जाके V1 हुआ। आई रेफरेंस में है। अब फाई एल फाई एस दोनों रिप्रेजेंट कर लिए। अब फाई एस जो है वो एंगल बिटवीन सोर्स करंट आई और सोर्स वोल्टेज V1। तो सोर्स करंट आई जो है वही जा रहा है आई एल में, क्योंकि तीनों सीरीज में लगे हुए हैं एलिमेंट। तो आई फाई एल का वैल्यू हो गया एंगल बिटवीन लोड करंट एंड लोड वोल्टेज जो कि V3 है। ठीक है, तो लोड वोल्टेज V3 हो गया और लोड करंट आई हो गया, जो कि I1 कॉमन है। आई मतलब आई कॉमन है सोर्स में भी और लोड में भी। लोड करंट और सोर्स करंट दोनों सेम है। ओके, तो लोड पावर फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस फाई एल, जो कि लैगिंग है। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ नहीं था, हम लोग निकाले यहाँ से। जब फेजर ड्रॉ किए तो पता चला लैगिंग है। वैसे भी इंडक्टिव सर्किट तो लैगिंग होता है ये ना। ठीक है, तो सप्लाई पावर फैक्टर क्या हो जाएगा कॉस फाई एस। यहाँ जो फाई एल था ये फाई एस हो गया। तो सप्लाई पावर फैक्टर जो है कॉस फाई एस, वहाँ फाई एल था यहाँ फाई एस है, ये दोनों बस चेंज है दोनों में, क्योंकि दोनों का एंगल अलग अलग है। तो ये लैगिंग हो गया। तो V1 का वैल्यू क्या हो गया V1 का वैल्यू हो जाएगा बेसिकली 2 प्लस VR का स्क्वायर प्लस VL का, VL चूंकि हाइट है तो दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट। तो VL का अगर स्क्वायर ले लें, स्क्वायर करें दोनों तरफ से, तो अंदर वाले टर्म को भी स्क्वायर करके फैला लें और फिर जो है VL उसमें स्क्वायर ऐड कर दें। तो ओवरऑल क्या मिला कि V1 प्लस V2, V1 इक्वल टू V2 का स्क्वायर प्लस VRL का स्क्वायर प्लस 2V2 RL का स्क्वायर प्लस V। तो जो भी है, तो V3 वाला पार्ट जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट VRL का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। अब इस दोनों को स्क्वायर करके V3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि ऊपर में V3 है उसके मतलब उसमें ऊपर में जो VRL का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो 3 टर्म की जगह 4 के टर्म की जगह अब 3 टर्म बन गया। तो V1 का स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस 2V2 VRL। अब यहाँ से हमको VRL का वैल्यू चाहिए, तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर माइनस V3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2V2, और इस तीनों का वैल्यू हमको पहले दिया हुआ था V1 V2 V3 का वैल्यू, तो उसको पुट करके निकला वैल्यू 61.5। अब कॉस फाई एल जो कॉस वाला पार्ट है उसमें देखते हैं। तो कॉस फाई एल का वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे VRL का वैल्यू डिवाइड बाई V3 का वैल्यू। ठीक है, तो कॉस फाई का ऐसे निकल सकता था वैल्यू, और ओवरऑल कॉस VRL का वैल्यू 65.55 डिवाइड बाई 136, तो इससे 0.45। और ऑब्वियसली हमको पता है आई लैगिंग है तो लैगिंग लिख दिया। कॉस फाई एस के केस में V2 प्लस VRL है डिवाइड बाई V1, तो डिवाइड किया उससे तो 122 V2 का वैल्यू प्लस 61.55 डिवाइड बाई 220, तो इसका वैल्यू निकला 0.834। ये लैगिंग में आ गया कॉस फाई एस का वैल्यू। जैसे हम लोग 12 में करते थे कि जो VL जो ऊपर हाइट परपेंडिकुलर हाइट था उसको लिख देते थे V3 साइन फाइल, और जो नीचे रहता था उसको लिखते थे V3 कॉस फाइल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर लिखना चाहें तो नीचे वाले वैल्यू को लिख देंगे V2 प्लस V3 कॉस फाइल, उसका स्क्वायर करके प्लस V3 साइन VL का स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो V1 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जो V3 है वो वाला चक्कर आना ही नहीं पड़ा V3 को निकाल के एक्चुअली। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या करेंगे V3 का दो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों को कॉमन लेके V3 का स्क्वायर बनाए, और ओवरऑल कॉस फाइल का वैल्यू सीधा लिख दिए V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस V3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2V2 V3। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ निकल गए। ये लोड पावर फैक्टर है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए और इसका आंसर निकल जाएगा। दूसरा वाला पार्ट क्या है कि उसमें जो अपेरेंट पावर निकालना था 5 एम्पियर का, तो PRL हो गया सीधा। और VRL का स्क्वायर अगर पता है, VRL का वैल्यू पता है, उसका स्क्वायर कीजिए डिवाइड बार कर दिया, R का वैल्यू 5 है, और VRL का वैल्यू पहला वाला पार्ट से निकाले थे वो था 61.55 का स्क्वायर, उसको किए तो 756.78 वाट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकल गया। तो लेक्चर 13 देखते हैं हम लोग। तो लेक्चर 13 जो है बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये आईजन वालों के लिए है। ठीक है, लेकिन हम लोग भी देखते हैं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। इसमें क्या है कि द एवरेज पावर कंज्यूम बाय 1 ओम रेसिस्टर इज, ये पूछा है हमको, और 2 वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं लेकिन दोनों AC बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। एक का 1000 है, दूसरे का 3000T है। एक साइन है, दूसरा कॉस भी, ये भी डिफरेंस है। तो SPT इसमें लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर नहीं, और वैसे भी साइन कॉस का डिफरेंस है, तो वैसे भी प्लस माइनस 90 डिग्री का डिफरेंस आ जाता। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिला कि VC1 जो है उसको अगर एक्टिव मानते हैं तो 10√2 साइन 1000T ये लगा है। तो P1 का वैल्यू I1 RMS का स्क्वायर इंटू R हो जाता है। तो पहला वाला वैल्यू जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो है 10√2 साइन
1000t डिवाइड बाय 1 प्लस J1 हो गया, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सम करने से ही आ रहा है। तो I1 का वैल्यू आ गया बेसिकली √2 एंगल ऑफ 45 डिग्री, नीचे वाला वैल्यू है, और डिवाइड के ऊपर से तो 10 साइन 1000t माइनस 45 डिग्री, नीचे का ऊपर जाके माइनस हो गया। I1 RMS का वैल्यू जो पीक वैल्यू होता है डिवाइड बाय √2 होता है, यानी कि 10√2 हो गया, 10/√2 एम्पियर इसका वैल्यू हो गया। या फिर इतना नहीं करके हम लोग सीधा कर सकते थे I1 RMS का वैल्यू 1 प्लस J1, मतलब वोल्टेज जो था उसका पीक वैल्यू लेते और जो रेसिस्टेंस था उसका 1/√2 करते, तो वहाँ से भी मॉड वैल्यू 10/√2 आता, क्योंकि एंगल से हमको काम था नहीं, तो और यहाँ से आर आई भी डिवाइड बाय आर मिल जाता हमको, तो यहाँ से भी निकल सकता था। तो ओवरऑल P1 का वैल्यू कितना हुआ, जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 यानी कि 50 हो गया वाट। तो ये हो गया। स्टेप 2 में हम लोग वोल्टेज सोर्स 2 को इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे I2 स्क्वायर RMS इंटू R करेंगे। I2 का वैल्यू 1 प्लस J3 था, तो डिवाइड किए 1 प्लस J3 का √10 होता है, और ऊपर में 100 √2 कॉस 1000t, और एंगल जो नीचे 71.56 था वो ऊपर गया तो माइनस में हो गया, और नीचे क्या बचा कि 100 ऊपर का 2 नीचे का 10 से कट के 5 हो गया, बेसिकली √5। तो ये हो गया। RMS का वैल्यू अगर देखें तो नीचे में जो पीक वैल्यू रहता है डिवाइड बाय √2 करते हैं, तो इसीलिए पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2 करने के लिए नीचे जो √2 है उससे मल्टीप्लाई होकर के 10 5 फिर से 10 हो गया, तो 100 डिवाइड बाय √10 ये हो गया। ओवरऑल वैल्यू 10√10 एम्पियर में आ गया। या फिर ऐसा भी कर सकते थे 100 जो उसका पीक वैल्यू है डिवाइड बाय रेसिस्टेंस का वैल्यू, तो 1 प्लस J3 √10 यानी कि 10/10 ये, लेकिन मॉड वैल्यू होती। तो P2 का वैल्यू क्या हो गया 1000, क्योंकि 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 है, इंटू एक 10 जो √अंडर के वजह से है, तो 100 इंटू 10 यानी कि 1000 हो गया, इंटू 1 रेसिस्टेंस है तो वैल्यू 1000 हो गया। और P1 का वैल्यू 50 वाट है, P2 का वैल्यू 1000 वाट है। अब जो एक मेथड हम लोग सुने थे कि एसपीटी में ऐसा करते हैं कि P1 अंडर रूट प्लस P2 अंडर रूट, और ओवरऑल सबका प्लस माइनस करके अंडर रूट कर देते हैं। तो ये वैल्यू इसमें क्यों वैलिड नहीं है? ये वैलिड होता है सिर्फ डीसी सोर्स के लिए। क्यों होता है उसकी बात बाद में करते हैं। तो हम लोग का जो एसी में होता है वो होता है सिंपली दोनों को सम कर दीजिए, अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो सम कर दीजिए। तो ये हो गया, करंट का डायरेक्शन सेम था इसलिए P1 प्लस P2 कर दिए, जो कि वैल्यू आया 1050 वाट। ठीक है। अगर ये डीसी होता तो वहाँ क्या करते हैं, देखिए वहाँ पे आई जो होता है वो होता है आई इक्वल टू I1 प्लस माइनस I2। ठीक है, इस तरह से लेते हैं। फिर जब आई स्क्वायर करते हैं, यानी कि जो I1 प्लस I2 है इसका स्क्वायर होता है बेसिकली, तो वहाँ पे होता है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर R, I1 स्क्वायर R प्लस I2 स्क्वायर R प्लस माइनस 2R I1 इंटू I2, ऐसा होता है प्लस माइनस। तो अब यहाँ पे ये डिटर्मिनेंटल हो जाता है कि जो 2R I1 I2 है ये डिटरमिन करता है कि रूट अंडर P1 प्लस माइनस रूट अंडर P2 का होल स्क्वायर। तो ये इसीलिए करना पड़ता है हमको। अगर 3 रहता तो P1 P2 P3 तीनों का रूट ये लेके अंडर रूट लेकर के प्लस करते और फिर ओवरऑल स्क्वायर कर देते, तो ऐसा निकलता है। लेकिन एसी में क्या होता है, जब I1 प्लस I2 आप करेंगे तो उसका वैल्यू यहाँ पे 10 साइन जो भी है J प्लस 100/√2 कॉस 3000t माइनस 75 डिग्री, ये जैसे हुआ। ये दोनों वैल्यू जब आई का हमको मिला, इसलिए इसका जो RMS वैल्यू निकालते हैं उस समय क्या हो जाता है कि जो इसका पहला टर्म है, हाँ ठीक है, वो वाला वैल्यू बचता है, दूसरा टर्म बचता है, लेकिन जो तीसरा टर्म 2I1 I2 R जो होता है ये वाला टर्म जीरो हो जाता है बेसिकली एसी के केस में। लेकिन डीसी के केस में नॉन जीरो रहता है, इसलिए ये बच जाता है। तो हमारा एसी के केस में क्या होता है, RMS का स्क्वायर I2 RMS का स्क्वायर दोनों का अंडर रूट। तो ये RMS का वैल्यू, इसीलिए RMS वैल्यू में पीक बाय √2 लेकर के स्क्वायर करते हैं दोनों में। इसका वैल्यू भी RMS का वैल्यू रूट अंडर 1050 आता, और उसको स्क्वायर करके R से मल्टीप्लाई करते हैं, R का वैल्यू बनता है, इसलिए 1050 वाट इधर से भी आ जाता है। तो बेसिकली डीसी के केस में ये जो है जीरो नहीं होता है, और इसलिए रूट वाला केस आता है, और एसी के केस में जीरो हो जाता है क्योंकि 2I1 I2 R जो है ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। थैंक यू। तो लेक्चर हम लोग 14 भी देख लेते हैं कि फॉर अ सर्किट गिवन बिलो द टोटल रियल पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स टू द लोड्स, जो टोटल डिलीवर पावर है लोड से सोर्स में, तो इसका पर रियल पावर पता करने के लिए, यानी कि देखिए जब S लिखते हैं S इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पावर इक्वल टू P प्लस JQ होता है, तो P जो होता है रियल पावर होता है। तो हमको एक्चुअली पता क्या करना है, P पता करना है। तो यानी कि उसके लिए हमको चाहिए कि
तो उसके लिए हमको चाहिए कि आई आर एम एस का वैल्यू पता करें, और ताकि एस इजकल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस करके हम लोग निकाल सकें। तो आई आर एम एस का वैल्यू हो गया आई वन आर एम एस आई टू आर एम एस, दो में गया है, 5 एंगल ऑफ 0 डिग्री 5 एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो उसको जे के फॉर्म में मतलब रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो 5J0 प्लस 5 कॉस 60 डिग्री है तो 1/2 जे 1/√3/2। तो ओवरऑल दोनों मिलके हो गया 5 प्लस 5/2 प्लस जे 5√3/2। तो इसका मतलब हो गया 15/2 प्लस जे 5√3/2। तो ये आरएमएस का वैल्यू, आरएमएस का कंजुगेट लेंगे एस के लिए, तो वी आरएमएस का वैल्यू और उसको आरएमएस का वैल्यू से ये कर दिया। और एक और चीज़ कि यहाँ पे जो वैल्यू फेजर में दिया हुआ है आरएमएस ही होता है, इसीलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। एस का वैल्यू हो गया 750, तो पी का वैल्यू 750, क्यू हो गया 250√3 VAR। तो ये वैल्यू हो गया। अगर हमको कहता कि ISF निकालिए या इनपुट पावर फैक्टर निकालिए या सप्लाई पावर फैक्टर, तो इसका वैल्यू हो जाता है आरएमएस का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो वो था 15/2 प्लस जे 5√3/2, ये हो गया। अब आरएमएस का वैल्यू अगर देखें एंगल में, तो होता है tan इनवर्स 5√3/2 √3 डिवाइड बाय 15, तो इसका tan इनवर्स लेंगे तो एंगल निकल जाएगा 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री लीड करेगा, ठीक है, आरएमएस का वैल्यू VRMS से, ठीक है। ये जो हो गया हमारा लीडिंग होगा, तो इसका हम लोग जब कॉस्ट वैल्यू लेंगे तो वही आपका इनपुट पावर फैक्टर या सप्लाई पावर फैक्टर हो जाता है, जो कि 0.866 लीडिंग है। थैंक यू।